agreement. It is sometimes also called as syntax. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बेस पे काफी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में आपको, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या निकल रहा है? नाम से लग रहा है, सिंटेक्स से चलो नहीं समझ में आ रहा, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आ रहा है आपको। एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस ऐसे ही बनता है ना हमेशा। सेंटेंस कैसा बनता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस होगा उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। यही होता है ना एक नॉर्मल स्ट्रक्चर, यही होता है ना। बट आपको पता है जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाया जाता है। अगर मैं बोलूं कि ही, तो ही के साथ क्या आएगा? गो जाएगा या गो आएगा। और दे के साथ क्या आएगा? गो जाएगा या गो आएगा। ही के साथ क्या होता है? गो आएगा। ही गो टू स्कूल डेली। गोज। ही गोज। दे गो। और दे क्या आएगा? दे गो। तो आपने देखा प्लूरल के साथ, ये दे में क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं ना, तो प्लूरल के साथ गो आता है और सिंगुलर के साथ गोज आता है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है यहाँ पे, और यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सॉरी, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है प्लूरल के साथ, बस सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, SOES फॉर्म, और प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये देखा आपने? समझा कि नहीं समझा आपको? नहीं सर, एक और बार से समझा दी। ओके, देखो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट क्या होता है, मतलब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस, समझौता। समझौता नहीं है सर, समझौता नहीं होता है। एग्रीमेंट मतलब टर्म्स एंड कंडीशन होता है, समझौता कॉम्प्रोमाइज करना हो जाता है, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन होता है एग्रीमेंट का मतलब। तो एग्रीमेंट का मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसमें सब लिखा जाता है कि कैसा कैसा रहेगा हमारे बीच में। जैसे आप मकान खरीदते हो उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, रेंट पे कोई चीज लेते हो वहां भी एग्रीमेंट होता है ना। हर चीज में एक एग्रीमेंट होता है। जैसे आपको कंपनी चालू करते हो साथ में पार्टनरशिप डीड वगैरह, वो भी एक एग्रीमेंट ही एक टाइप का, राइट। तो जो एग्रीमेंट होता है उसमें लिखा हुआ है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही क्या है? ही हो, चाहे अगर मैं बोलूं यहाँ पे शी हो, इट हो, ये सब क्या है? इट तो यहाँ नहीं आएगा, इंसान के लिए हो, इट को तो नहीं हो सकता, या जानवर के लिए यूज कर सकते हो आप इट। तो इट से ही है, चाहे मोहन है अकेला, तो मोहन गोज टू स्कूल डेली या मोहन गो टू स्कूल डेली? गो। क्या आएगा? मोहन गो टू स्कूल डेली या मोहन गोज टू स्कूल डेली? सिंगुलर के साथ ये समझ में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। तो यही हमको पढ़ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत सिंपल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अच्छा मुझे बताओ, ही इज आएगा या आर आएगा, और दे इज आएगा या दे आर आएगा? सर ही इज आएगा, He is और they are। दे के साथ आर आएगा, ही के साथ क्या आएगा? इज आएगा। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। तो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है ना, बहुत सिंपल सा एग्रीमेंट है। मतलब हर बच्चे को समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा एग्रीमेंट है, क्या एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में, क्या एग्रीमेंट हुआ इनके बीच में? सर सिंगुलर के साथ सिंगुलर, हाँ, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि हम लोग सेंटेंस में जब साथ में आएंगे तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। ये एग्रीमेंट हमारे बीच में। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो फिर वो प्लूरल वर्ब लेगा। ये एग्रीमेंट है, बहुत सिंपल सा एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में मतलब दिक्कत नहीं होती है। मैंने तुम्हें पैसा दिया, तुमने मुझे प्लॉट दिया, बात खत्म। इतना एग्रीमेंट हुआ ना। क्या हुआ एग्रीमेंट बीच में? बोलो क्या हुआ इनके बीच में एग्रीमेंट? कुछ नहीं, इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि भाई आज मैं जैसे 50 लाख दूंगा और ये कल से फ्लैट मेरा हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा एग्रीमेंट है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? ठीक है। अब यहाँ पर ये भी इनके बीच में भी एग्रीमेंट हुआ है। इनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा,
प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होते क्या है। जैसे मैं बोलूं कि ही के साथ इज आता है कि आर आता है, दे के साथ इज आता है कि आर आता है, क्या आएगा? ही के साथ is is ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और ये दे क्या है? सिंगुलर are सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? आर आएगा। are बोलो कि ही हैज या हैव, और दे हैज या हैव, he has he has He has, have they have, प्लूरल सब्जेक्ट, और दे प्लूरल है तो इसका क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट हैव आएगा। have. समझा कि नहीं समझा आपको? Yes. he does या do, they does या do, he सर do ही के he साथ does डस आएगा और डे और के they साथ do डू है। मतलब he doesn't know me और they don't know me। समझ में आया ना? they doesn't know me होता है या they don't know me? सर दे डोंट नो। they don't know me, they प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब। तो ये सिंगुलर प्लूरल का सब्जेक्ट का जो वर्ब का जो एग्रीमेंट है यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये समझ में आया कि नहीं आया? लिखना है तो लिख लो, मुझे आपको आइडिया लग जाए थोड़ा सा। हाँ बाकी के तो साथ नोट लिख ले बता रहा हूँ मैं आपको, इसको लिख लो चाहो तो, ये अपने ओन तरीके से लिख लो आप। तो इसमें करीब 30 के आसपास रूल्स हैं, जो आप एक बार पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपसे आराम से बन जाएंगे। इस चैप्टर में 30 के आसपास के इंपॉर्टेंट रूल्स है। रूल्स तो बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन 30 के आसपास जो इंपॉर्टेंट रूल है, जो बार बार इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टली पूछेगा नहीं कोई आपसे, कोई रूल नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आएगा आपके अंदर वो निकालना रहेगा। याद है मैंने पिछली बार सॉल्व कराया था पेपर, उसमें भी एक क्वेश्चन था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, याद है? नहीं याद है, भूल जाते हो जल्दी, गजनी बन गए हो तुम लोग, है ना? तो अंकुश गजनी बन गया हो क्या? नहीं सर। नहीं बने हो तो फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी क्यों रखते हो? बोला करो फटाफट। हाँ सर याद है याद है। हेमंत तुम तो रेगुलर हो, हेमंत पठारे, हाँ सर तुम्हें भी याद नहीं है क्या? क्वेश्चन पढ़ा था हमने, याद है सर क्या था क्वेश्चन? वो क्या था? और मैंने वहां बताया भी था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेस पे बनता है क्वेश्चन, वो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। लिख लिया आपने ये? यस सर। हाँ याद है सर ओके ठीक है, देखते हैं। तो एग्रीमेंट बहुत सिंपल हुआ है इनके बीच में। तो अभी पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट बताओ कौन सा होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट नाम बताओ जरा, सिंगुलर सब्जेक्ट की कुछ बताओ। जैसे कि एक हो गया ही, शी, इट, इसमें कितने लोग होते हैं? एक एक होता है ना। One. मोहन, सोहन जो नाम है, दिल्ली, बॉम्बे जो नाम है, मतलब एक ही नाम होगा ना। इसके अलावा कोई सामान भी ले सकते हो, जैसे कि मैं लिख दूं कुछ भी, मोबाइल। भाई मोबाइल्स बोलूंगा तो प्लूरल होगा, मोबाइल बोलूंगा तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। ये पेन है तो पेन, लेकिन पेन्स बोल दूंगा तो क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी सब्जेक्ट होंगे क्या होंगे? सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। समझ में आया? और कोई डाउट इसमें? नो सर। समझा कि नहीं नो समझा? सर नो नो समझा समझा आपको? नाउ कम्स, ये लिख लो चाहो तो एग्जांपल सिंगुलर सब्जेक्ट के, खुद ही बना सकते हो। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगल वाली बात। जो बोर्ड है, बोर्ड्स नहीं है, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट्स नहीं है, मतलब एस नहीं रहेगा, प्लूरल वाला नहीं है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। नाउ कम्स प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, वो भी समझ लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जैसे कि आर, सॉरी ये नहीं लेते अपन, सब्जेक्ट की बात करो ना, वर्ब की नहीं। प्लूरल सब्जेक्ट में बताओ, जैसे क्या हुआ? दे दे, दे वी, ठीक है, और those दोज, Us, our. दोज, इवन दीज भी होगा, भले पास क्या तो होगा, दीज, Us भी होगा ना? हाँ, Us. अस, और माय फ्रेंड्स,
माय रिलेटिव्स, और बताओ प्लूरल सब्जेक्ट जैसे स्टूडेंट्स, क्लासमेट, पीपल, और बताओ जैसे कि मैं तुम्हें बोल दूं कभी कभी पेन लिया था, पेन्स, बुक्स, बुक हो गया सिंगुलर, पेन्स हो गया मतलब बुक हो गया प्लूरल। समझा? कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट है? प्लूरल सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे इन्वॉल्व हो, दे में बहुत सारे लोग हैं, वी में भी बहुत सारे लोग हैं, दोज में भी, दीज में भी, आर्स में भी, अस में भी, माय फ्रेंड्स में तो दिख ही रहा है, माय रिलेटिव्स में दिख ही रहा है, स्टूडेंट्स भी है, पीपल है, और जरूरी है माई लगाओ, रिलेटिव्स लिख दो तो भी तो बहुत सारे हो गए, पेन्स है, बुक्स हैं, जितने प्लूरल वाले लोग हैं वो क्या होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। समझा इसमें आपको? Yes, sir. दिस आर प्लूरल सब्जेक्ट। लिख लिया आपने? ये नहीं सर। लिख लो आप। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस पे क्वेश्चन हर जगह पूछा जाए, बैंक हो, एसएससी हो, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम से, पब्लिसिटी एग्जाम हो, चाहे इंश्योरेंस वगैरह जो भी हो, नेवल डॉकयार्ड वगैरह की जो भी एग्जाम होते हैं, इवन एनडीए सीडीएस में भी आपसे पूछा जाता है ये, इसके बेस पे क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें ज्यादा लोग गलत करके आते हैं, बहुत घूम जाते हैं, इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। हो गया सर। ओके, चलो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया। नाउ कम्स सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले मुझे बताओ, पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। आपको पता है दो टाइप के वर्ब होते हैं। वर्ब कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? एक होता है मेन वर्ब और एक होता है क्या? ऑक्सिलरी, Auxiliary. या इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? डिंपल, आपने क्लास अटेंड किया था ना? डिंपल जोशी, क्या सर? आपने टेंस वाले क्लास अटेंड किया था ना? टेंस वाला मेरा हाँ सर। किया था ना? बताओ मेन वर्ब क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं मेन वर्ब? पहले ये देख लेते हैं मेन वर्ब। कौन से होते हैं वर्ब के? बोलो, पढ़ते नहीं हो आप लोग घर जाके? मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा फेल होते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग में फेल नहीं होते हैं बच्चे। इसका लॉजिक ये है कि आप किसी भी स्टूडेंट को उठा के देखो, जिसने बैंक और रेलवे या एसएससी की तैयारी कर रहा है, क्या पढ़ता रहता है दिन भर वो? रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग और मैथ्स। इंग्लिश पढ़ते हुए देखा किसी को? सर पर तो ग्रेड अप ऐप में दिखा देता है अपना कितना गलती हो रहा है इंग्लिश में। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको, इसे मैंने बोला ना, ग्रेड अप और अड्डा 247 के टेस्ट पेपर जो होते हैं ना, फ्री वाले आते रहते हैं, मॉक टेस्ट बहुत सारे ऑनलाइन में, वो सॉल्व करते रहा करो, आपको मालूम पड़ जाएगा आप कहाँ पे पिछड़ रहे हो आप। लेकिन अब मुझे ये बताओ, सबसे ज्यादा दिक्कत किस में होती है? इंग्लिश करने का मन नहीं करता किसी का भी, और बच गया टाइम तो क्या पढ़ लेते हैं? जीए पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स। क्या नहीं पढ़ते हैं आप लोग? कौन सब्जेक्ट है जिसका, कौन सब्जेक्ट है जिसका आपने नेगलेक्ट कर दिया है, एग्जाम में पढ़ते नहीं हो? कौन सब्जेक्ट है वो? English. इंग्लिश है ना? इंग्लिश। तो एग्जाम में किसका हक बनता है आपको नेगलेक्ट करने का? इंग्लिश। English. वो जब वो नेगलेक्ट कर देगा ना तो घर पे बैठ जाना फिर। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, सब में पास होना है आपको, कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। डिंपल बताओ, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और क्या होता है? वर्ब सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। आवाज तेज, सो के उठे नहीं हो क्या अभी? वर्ब थर्ड नेक्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, गुड, अभी आवाज तेज हुई। वर्ब फोर्थ। फोर्थ फॉर्म। वर्ब फिफ्थ फॉर्म, गुड। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप के वर्ब होते हैं। एक्चुअली वर्ब के 3 ही फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फोर्थ और फिफ्थ जो है वो डेरिवेटिव है फर्स्ट फॉर्म के, फर्स्ट फॉर्म से बनाए गए हैं। जैसे मैं बोलूं गो, यहाँ क्या आएगा? वेंट, सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। अब गो में ही क्या कर दो, फोर्थ फॉर्म क्या है? इट इज नथिंग बट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और फिफ्थ फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। ओके। दिख रहा है अभी सबको? तो यहाँ क्या? गोइंग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोज। कम, केम, अगेन कम हो जाता, सेम।
फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म सेम होता है. देन कमिंग, कम्स, टेक, took, taken, taking, takes. कोई भी ले लो. Take it, call, called, called, calling, calls. अभी समझा आपको ये क्या है? मेन वर्ब. क्या है ये? मेन वर्ब. मेन वर्ब है. ओके, आवाज क्लियर आ रहा है ना? बोर्ड दिख रहा है ना प्रॉपर? हाँ आवाज सर. क्लियर? बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर? Yes, sir. यस सर. सो यहाँ पे आप देखो तो मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब का अगर सिंपल लैंग्वेज बोलो तो मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? जिसमें नाना जी आते हो. क्या आते हो? नाना जी आते हो आपके. जैसे कि आना जाना खाना पीना, कोई भी काम बता दो आप. आना जाना खाना पीना, उठना बैठना, मारना पिटना, रोना धोना, हंसना बोलना, खेलना कूदना, गाना बजाना, जितने नाना जी आते हैं सारे वर्ड्स क्या है? मेन वर्ब है. गो मतलब जाना, कम मतलब आना, टेक मतलब लेना, कॉल मतलब कॉल करना, गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना, है ना, बात मतलब नहाना, तो उठना बैठना, वॉश मतलब धोना. तो जो भी आप लिखोगे आप यहाँ पे आना जाना खाना पीना उठना बैठना मारना पिटना रोना धोना हंसना बोलना खेलना कूदना गाना बजाना, जितने भी यहाँ पे नाना जी वाले, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब. क्या कहलाते हैं? मेन मेन वर्ब. वर्ब. और वर्ब क्या होता है? कोई काम, कोई भी काम. एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब. तो मेन वर्ब क्या होता है? जो नाना जी लगा के आते हैं वो मेन वर्ब होते हैं. समझ में आ गया आपको? हाँ सर. Yes. ठीक है. तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जो हेल्प करते हैं. या ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया. ये तो क्रिया हो गई मुख्य क्रिया, ये हो गई सहायक क्रिया. जो हेल्पिंग मतलब नाम से लगा, सहायक मतलब सहायता करती है. ठीक है. तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया. सहायता क्या करती है? जैसे इसने बोला जाना, गो मतलब क्या होता है? जाना, नाना जी लग गए. ठीक है. अब वो जाएगा या गया था या जा चुका है, तो वो जो बताएगा चुका है या था या थे या थी, वो कौन सा वर्ड होगा? ये हेल्प कर रहा है ना टेंस बताने में, कौन सा इसमें, तो वो कहलाता है हेल्पिंग वर्ब. अब वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू. समझा आपको? हाँ सर. हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? एक हो गया मेन वर्ब जिसमें नाना जी लगते हैं, और एक आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, मतलब जैसे है, था, थे, थी, ताते, ती, गागेगी, ये जो बताता है ना, सकता है, सकती है. ठीक है. तो वो सब जो है ये वर्ड्स कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब. अभी चलो यहाँ पे समझ में आ गया आपको. मेन वर्ब में अब हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट साथ आने वाला, प्लूरल सब्जेक्ट साथ आने वाला कौन से है. तो ये जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ये हमेशा किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या लगेगा हमेशा? Yes. वर्ब फिफ्थ फॉर्म. वर्ब फिफ्थ फॉर्म. प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमेशा क्या लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमेशा क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. समझ में आया? ओके. वर्ब सेकंड फॉर्म में क्या होगा? सिंगुलर और प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता. वर्ब थर्ड फॉर्म में क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता. फोर्थ फॉर्म में क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए इनको हम लोग इस कैटेगरी से बाहर रखते हैं. समझा आपको? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कभी भी ये तीन में से नहीं पूछा जाएगा. क्यों? क्योंकि इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. आई वेंट देयर भी हो सकता है, ही वेंट देयर भी हो सकता है, दे वेंट देयर भी हो सकता है. समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर. I have gone there, you have gone there, he has gone there, they have gone there, she has gone there, सब हो सकता है इसमें. I am going, he is going, they are going, we are going, she is going, सब हो सकता है यहाँ पे. तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का फर्क नहीं पड़ता इधर. बट यहाँ पर नहीं बोल सकता है कि I goes नहीं होता. क्या होता है? I go to school daily. I को प्लूरल माना जाता है. He goes होता है और they go होता है. समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर समझा. रिपीट करूं या समझ में आ गया? सर समझ में आ गया. चलो एक बार वो बता देता हूँ. मेन वर्ब क्या होता है? इसमें नाना जी आते हैं. आना जाना खाना पीना उठना बैठना मारना पिटना रोना धोना हंसना बोलना खेलना कूदना गाना बजाना, जितने भी आपके काम होते हैं इसमें नाना जी आते हैं. सारे वर्ड क्या है? मेन वर्ब है. मेन वर्ब तीन टाइप के होते हैं. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म.
फोर्थ और फिफ्थ जो है ये बनाए हुए फॉर्म है, डेरिवेटिव्स हैं फर्स्ट फॉर्म के ही, तो दे हैव बीन derived फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म ओनली। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी आर सेइंग दिस। एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा दो तो हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। दिस इज आल्सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस के बार बार कौन बोलेगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगेगा या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला फॉर्म है ये। इससे अच्छा बोल दो फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म, ताकि बोलने में थोड़ी आसानी हो। So for the sake of convenience, we have given this name fourth form and fifth form. Otherwise, there is nothing short of fourth form and fifth form. Only there are three types of verb. Main verb includes verb first form, second form, and third form. That's it. समझा आपको? अब यहाँ पे plural subject जो है, ये plural subject के साथ verb का first form आता है और singular subject के साथ verb का fifth form आता है। ये याद होगा कि नहीं याद होगा आपको? Yes, sir. याद होगा? सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म में कोई फर्क पड़ता है क्या सिंगुलर प्लूरल का? No. नहीं पड़ता है। क्लियर है? चलो सर लिख लो। अच्छा लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। मैंने 30 रूल्स लिखवाऊंगा और 30 के 30 इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश का आदत डालो पेपर सॉल्व करने का, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, इसमें ग्रामर पढ़ो ना कुछ पढ़ो, आपसे पेपर सॉल्व करो जितना हो सकता है आपसे, आपकी मास्टरी हो जाएगी, नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। आप क्या करना है इंग्लिश के लिए? टॉपिक पढ़ने, ग्रामर टॉपिक पढ़ने है क्या? ग्रामर पढ़ना है। नहीं ग्रामर नहीं पढ़ना, ग्रामर तो मैं पढ़ा दूंगा। पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व। सिर्फ पेपर सॉल्व करना आप लोग। अब देखो खुद ही देखोगे अपने इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपका। सर पेपर सॉल्व और ग्रेड अप पे प्रैक्टिस भी अच्छे से होता है। मैं आपको इसलिए तो मैंने आपको सजेस्ट किया था ना सर आप लोगों को कि ग्रेड अप पे और ये अड्डा 247 और महिंद्रा का, इन लोगों का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री वाला जो होता है ना पार्ट मॉक टेस्ट वगैरह, वो सब सॉल्व करो ना, क्या फर्क पड़ता है। और सर ग्रेड अप में अलग से प्रैक्टिस का ऑप्शन रहता है, मतलब बिना टाइमर का। ओके नहीं इसमें भी रहता है, अपने अड्डा 247 में भी रहता है। ये लोग ऑनलाइन में टेस्ट सीरीज में मास्टर हैं, तो इनसे लेने में कोई बुराई नहीं है। हम कंसेप्ट हमारे यहाँ पढ़ो, सॉल्व वहां के क्वेश्चन सॉल्व करो ना। अगर वहां क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर वहां क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे मतलब वो लोग उन लोग अच्छा दे रहे हैं, हम लोग नहीं पढ़ा रहे उस हिसाब से। पर थोड़े होते हैं हाई लेवल के क्वेश्चन, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। नहीं वो मेंस से क्वेश्चन देते होंगे, फिर वो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मेंस से क्वेश्चन होंगे। मतलब वो मेंस का प्रिपरेशन करवाते क्या मतलब? नहीं प्री मेंस दोनों रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत देखो क्या होता है, कोई भी अपना टेस्ट सीरीज को स्ट्रांग बना दिखाने के लिए कि हम लोग बहुत अच्छे देते हैं पेपर, थोड़ा बहुत स्ट्रांग क्वेश्चन डाल देते हैं। बट आपको पढ़ना क्या है एज पर द एग्जामिनेशन। आपको कैट का एग्जाम देना है क्या? टॉपिक पूरे सेम है। कैट का एग्जाम देना है क्या आईएम के लिए? नहीं सर। हाँ तो ध्यान रखना, आप आईएम के लिए भी कैट में वही रीजनिंग होता है, वही मैथ्स होता है, वही इंग्लिश होती है, बट लेवल जो होता है कैट के पेपर का भी तो उठा के देख लेना आप, बहुत डिफरेंट होता है। तो उनके भी 2-4 क्वेश्चन डाल देते हैं वो लोग, ताकि आपको लगे कि हाँ यार बहुत अच्छा पेपर है इनका। एक बार कुछ तो कैट में 0 का भी कट ऑफ आ गया था मैथ्स में। हाँ तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि आप कैट के पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो, आपको बैंकिंग का सॉल्व करना है या एसएससी का सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब बताओ कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप के होते हैं? कम ऑन। have has। क्या है शुरू कर दो डायरेक्ट। पहला कौन सा होता है? पहले तो जैसे मैंने बताया मेन वर्ब 5 टाइप के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कितने टाइप के होते हैं बताओ? 5 types. 5 टाइप्स। अपेक्षा वेरी गुड। कौन कौन से? पहला To be verb. टू बी वर्ब, To दूसरा have. टू डू वर्ब, To do. टू बी वर्ब, To have. टू डू वर्ब, To have. उसके बाद मॉडल वर्ब, Modal verbs. मॉडल वर्ब, उसके बाद Semi-modal. सेमी मॉडल, सेमी मॉडल वर्ब। दिख रहा सबको आपको? तो ये भी 5 टाइप के होते हैं, टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब, मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब। अब यहां देखें आप, इज, एम, आर, वाज, वर,
ये जो 5 होते हैं इनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टू बी वर्ब। टू बी मतलब ये टू बी बोला नहीं है, दिस इज टू बी डन, ये वाला टू बी नहीं है, या यू हैव टू बी देयर, वो टू बी नहीं है। ये टू बी एक नाम दिया गया, इज एम आर वाज वर, इन पांचों के लिए एक सिंगल नाम है टू बी। अगर कोई बोलता है यहाँ टू बी वर्ब का प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म यूज होगा तो क्या लगाओगे? इज। यहाँ कोई बोलता है टू बी वर्ब का पास्ट प्लूरल फॉर्म, क्या आएगा बताओ? टू बी वर्ब का पास्ट में प्लूरल फॉर्म कौन सा होगा? was वाज। पास्ट में प्लूरल फॉर्म वाज सिंगुलर वर्ब, दे ठीक है। अब ना टू डू वर्ब में क्या होता है? डज, डू और डिड, ये तीन ही होते हैं, डन नहीं होता, ध्यान रखना। टू हैव वर्ब में कितने होते हैं? हैज, हैव और Had. मॉडल वर्ब ज्यादा होता है, इसलिए मैंने ऐसा जगह चाहिए मेरे को। मॉडल वर्ब कौन से होते हैं? Can, Will. could, shall, should. Shall, should, can, could, may, Might. might, must, used to, ought to। और सही मॉडल वर्ब कौन सा होता है? डेयर और नीड, वो भी जब क्वेश्चन मार्क हो या नॉट लगा हो तो। चलो यहाँ देखें आप, टू बी वर्ब होता है, टू डू वर्ब होता है, टू हैव वर्ब होता है, मॉडल वर्ब होता है, सही मॉडल वर्ब होता है। ये तो हम लोग बाकी टेंसेस में पढ़ेंगे इसे और डिटेल में, बट अभी आपको बताया था हमारा काम क्या है। हमने पढ़ लिया कि जो मेन वर्ब है उसमें अगर प्लूरल सब्जेक्ट लगा है तो किसका कौन सा लेते हैं हम लोग? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है क्या लेते हैं हम लोग? वर्ब Fifth form. मेन वर्ब में हमने सब्जेक्ट के लिए हिसाब से छान लिया, हमने एग्रीमेंट देख लिया कौन सा एग्रीमेंट था इनके बीच में। मेन वर्ब से उनका एग्रीमेंट क्या था कि मेन वर्ब होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रहेगा। ये मेन वर्ब की कहानी खत्म। अब ऑक्सिलरी वर्ब में आ जाओ, तो ऑक्सिलरी वर्ब में बताओ सिंगुलर वाले कौन कौन से हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ लगने वाले कौन कौन से हैं? इज, ये सिंगुलर वाला है। एम ना प्लूरल है, वो आई के साथ ही लगता है, ये तो छोड़ ही दो, ये तो आई के साथ लगता है, ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। आर क्या होता है? प्लूरल के साथ। वॉज क्या होता है? सिंगुलर के साथ। वर क्या होता है? प्लूरल के साथ। डज क्या होता है? सिंगुलर के साथ। डू क्या होता है? प्लूरल के साथ। डिड क्या होता है? यहाँ सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता। हैज क्या होता है? सिंगुलर के साथ। हैव क्या होता है? प्लूरल के साथ। हैड क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मॉडल वर्ब में क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डेयर सही मॉडल वर्ब में क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये छोड़ ही दो ये तो, इसका तो क्योंकि वो तो नीड्स वैसा भी लगा सकते हैं। चलो तो वहां फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से बच गए यहाँ पे? अभी समझा कि नहीं समझा आपको? ये दोबारा बताऊं। एज क्या है? सिंगुलर वाला है। आई के में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई के साथ ही लगता है एम। आर प्लूरल वाला है, प्लूरल के साथ लगता है वॉज। था सिंगुलर है। वर थे प्लूरल है। डज ता है, और डू मतलब ये ता है ती है ऐसा आता है, लेकिन सिंगुलर है, ये प्लूरल है। और डिड क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगा सकते हो। हैज सिंगुलर के साथ लगता है, हैव प्लूरल के साथ लगता है। हैड जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगा सकते हो, और मॉडल वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगा सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप बताओ मुझे, ही इज कमिंग या ही आर कमिंग? He is coming. He is coming. आई एम गोइंग वो तो छोड़ ही दो। दे आर गोइंग या ही आर गोइंग? They They are are going. के साथ आता है। ही वाज गोइंग या दे वाज गोइंग? he was He was. दे वर गोइंग या ही वर गोइंग? They were going. they were going ही डजंट नो मी या दे डजंट नो मी? He doesn't. doesn't know. Doesn't know me. They don't know you या he don't know you? They don't know. They know don't know they you. don't ठीक है। he does go Sir, to, हाँ बोलो। sir, he don't know. Or they don't know. नहीं he don't know हो ही नहीं सकता, he doesn't know। कंसेप्ट क्लियर करो। he doesn't know me, वो मुझे नहीं जानता। they don't know me, वे मुझे नहीं जानते। तो they के साथ do आएगा और he के साथ does आएगा। he does his work properly और they do their work properly।
he does his work properly या he do his work properly, क्या आएगा बताओ? ओके समझा आपको? ओके सर। He does his work on time और they do their work on time, तो they के साथ do आता है, दे डू। क्लियर है? ओके और did में कोई फर्क नहीं पड़ता, he didn't go there, I didn't go there, they didn't go there, she didn't go there, we didn't go there, सब में did चलता है, सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता did में। has में देखो he has taken my copy और they have taken my copy, समझ में आया आपको? He यस has taken my copy, they have taken my copy, और had में कोई फर्क नहीं पड़ता, he had gone there, they had gone there, we had gone there, she had gone there, I had gone there, सब चल जाता है यहाँ पे। यहाँ भी ऐसे ही है, I will go there, he will go there, they will go there, she will go there, I would have done that, he would have done that, she would have done that, they would have done that, यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप निकाल लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाले जो वर्ब है, सिंगुलर वर्ब जो है, कौन कौन से सिंगुलर वर्ब? कौन से सिंगुलर वर्ब है? is, Is, was, was, सिंगुलर कौन कौन से does, does, कौन कौन से हुए? इज होगा सिंगुलर वर्ब, वाज हो गया सिंगुलर वर्ब, डज हो गया सिंगुलर वर्ब, has, has, बस खत्म। यही है ना, और कुछ बचा क्या? नहीं। तो ये 4 सिंगुलर वर्ब है, याद रहेगा। और इसके अलावा मेन वर्ब से कौन सा है? वर्ब फिफ्थ फॉर्म। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आएगा नहीं आया? सर हाँ, सर दे के साथ भी तो वॉज आता है ना कभी कभार। दे वाज। हाँ क्योंकि दे प्लूरल हो गया तो आपने सिंगुलर लिखा है। हाँ, तो दे के साथ वाज वॉज जब- प्लूरल हो, वॉज सिंगुलर हो गया, प्लूरल भी है तो आपने सिंगुलर में। सिंगुलर होता है। दे वाज का सेंटेंस बताओ ना बेटा मुझे, मैं तो नहीं सुना आज तक, आप बताओ। दे वाज बताओ, कहाँ सुना? बताओ। क्या नाम है? they were होगा, they were traveling, they were watching movie। they were staring at me, वे मुझे घूर रहे थे। they were staring at me होगा या they was staring at me होगा? बोलो। they were looking for a job या they was looking for a job? हिंदी चलो, इंग्लिश छोड़ दो, हिंदी समझ में, इंग्लिश समझ में नहीं आती। वो जॉब ढूंढ रहा था और वे जॉब ढूंढ रहे थे या वे जॉब ढूंढ रहा था। they were looking for the job, तो वे जॉब ढूंढ रहा था। अगर they was looking for the job बोलोगे, इसका मतलब क्या होता है? वे जॉब ढूंढ रहा था। कि was मतलब क्या होता है? था और थे या थी, था और थी होता है। और वर मतलब थे होता है। इज मतलब है होता है। आर मतलब क्या होता है? है होता है। तो ध्यान रखना आप। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? क्या होता है? इज मतलब है, तो वह जा रहा है। और आर का मतलब क्या होता है? है। वे जा रहे हैं, बिंदी आती है यहाँ पे। वाज मतलब क्या होता है? था और थी होता है। तो ही वाज मतलब जा रहा था, और वर मतलब क्या होता है? थे होता है। तो वे जा रहे थे, तो वे जा रहा था, वे जा रहा था, क्या बोलेंगे? दे वाज गोइंग का मतलब क्या होता है? वे जा रहे था। जा रहे था होगा, जा रहे थे होगा। समझा कि नहीं समझा? कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट है क्या? नो सर। समझ में आ गया सबको? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से वर्ब हमारे पास मिल गए? सिंगुलर वर्ब कौन कौन से मिल गए जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगने वाले हैं? is, was, does, have, एज Yes. और वर्ब fifth form। मेन वर्ब से ये निकाला, और 4 हेल्पिंग वर्ब से आया हुआ है। ये 5 है टोटल। इन 5 के अलावा कोई भी वर्ब जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा। मतलब लगा सकते हो, ये सब लगा सकते हो, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात आएगी तो एग्रीमेंट में साफ साफ कहा गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब लगाए जा सकते हैं, बट ये वर्ब जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं ले सकते हम लोग। सिंगुलर सब्जेक्ट और भी ले सकता है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट ये भी ले सकता है, ही विल गो देयर, आप बोल सकते हो, मना नहीं है। ही हैड गॉन देयर, ही के साथ हैड लगा सकते हो। ही डिड नॉट नो मी, वो लगा सकते हो आप। बट प्लूरल वाले इन 5 में से नहीं लेंगे। ये 5 लोगों पे इज, वाज, डज, हैज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, इन 5 लोगों पे एक तरफ का होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का होगा। और ये कुछ कॉमन पोर्शन है। समझ में आया कि नहीं आया?
जैसे जमीन का बंटवारा होता है ना, तो जैसे बगीचे होते हैं, तो बगीचे क्या हो जाते हैं, कॉमन, पेड़ तो काटेंगे नहीं, तो ये बगीचे हैं, ये डिड, हैड, विलवुड, ये सब बगीचे हैं। तो बगीचे क्या है, कॉमन हो गए, सारे भाइयों के मिलके सब लोग आम खा सकते हैं, उसके अंदर के आम जामुन जो खाना है खा सकते हैं, अमरूद वगैरह जो भी है सब खा सकते हैं। बट जमीन का जो बंटवारा, जहाँ पे आप धान बोओगे या गेहूं बोओगे, वो फिक्स है कि ये 5 पे सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। मुझे एक डाउट था, जनरली सेंटेंस में आई के बाद शैल लगता है, पर ज्यादातर आई विल यूज किया जाता है, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, वो आपको पढ़ाऊंगा मैं, जब आपको मॉडल वर्ब पढ़ाऊंगा अलग से तो आपको बता दूंगा मैं। आई के साथ शैल जो होता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, आई के साथ नहीं, आई और वी के साथ शैल लगता है। वी शैल गो देयर और आई विल गो देयर, सुना हो ना, वी शैल ओवरकम समडे, वी विल ओवरकम समडे है क्या गाना? गाना क्या है वो? हम होंगे कामयाब एक दिन, कौन सा गाना है? वी शैल ओवरकम या वी विल ओवरकम? We shall. वी शैल ओवरकम, क्योंकि आपको डाउट है, पता नहीं ओवरकम होंगे कि नहीं होंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन, या मतलब डाउट है आपको, पूरा क्लियर नहीं है। और जब कंफर्मेशन होता है क्या होता है? वी विल ओवरकम वन डे। और सर ऐसा ज्यादातर अमेरिकन इंग्लिश में सुनाई देता है, आई विल। नहीं, कोई अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश वाली बात नहीं है। हम वैसे ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, 200 साल उन्होंने राज किया, अमेरिका को क्यों राज करने देंगे? ठीक है, हम गुलाम अंग्रेजों के रहेंगे, बट ब्रिटेन के रहेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर आप कलर की स्पेलिंग COLOUR लिखोगे, COLOR लिखोगे। COLOUR। हाँ, जबकि ये ब्रिटिश इंग्लिश है, COLOUR, और COLOR क्या होता है? अमेरिकन इंग्लिश है। बिकॉज की स्पेलिंग क्या लिखते हैं अमेरिकन वाले? BECAUZE, जबकि हम लोग ब्रिटिश वाले क्या लिखते हैं? BECAUSE। आप कौन सा फॉलो करते हो? ब्रिटिश वाला। ब्रिटिश वाले, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ आई शैल और वी शैल जो होता है ना, ये आई विल और वी विल भी बोला जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आई विल वी विल तब बोला जाता है जब बहुत ज्यादा आप हाईली डिटरमाइंड हो कोई चीज के लिए, आपका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग हो, तो आई के साथ भी विल और शैल के वी के साथ भी विल लगा देते हैं हम लोग। बट नॉर्मली जब हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, वहां ध्यान रखना पड़ता है कि वहां कभी भी हम लोग आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, विल लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। बाकी इसके अलावा ग्रामर में कहीं भी लगा दो, विल कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन में और एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्जन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं लगा सकते हो आप। वहां पे स्ट्रिक्ट रूल है कि आई के साथ शैल और वी के साथ शैल लगता है। बाकी इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां भी आपको लगता है डिटरमाइंड और कंफर्म है, बिल्कुल पक्का इरादा है, तो फिर वहां विल लगा सकते हो आई और वी के साथ। ये समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर। समझा? अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट का तो हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट का बताओ। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन सा रह गया? प्लूरल सब्जेक्ट साथ आने वाले जिनका कंफर्म है कि सिंगुलर आर के साथ जो प्लूरल वर्ब लगने वाले हैं, ये वर्ब बताओ, प्लूरल वर्ब कौन से हैं? आर हो गया, ये वाला और वेयर हो गया, एम डू और Do, डू हो गया, have, हैव have, से हैव हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये हो गया आपके हेल्पिंग वर्ब वाले पूरे। और एक और है कौन सा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। first form. तो आपको समझ में आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये 5 का बंडल सिंगुलर वर्ब के साथ है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये 5 बंडल जो है ये प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब है। इसके अलावा जो जितने भी हैं सब बाग बगीचे हैं। इसके अलावा जितने भी हैं सब क्या है? बाग बगीचे। मतलब दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए कॉमन है। वो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट को मतलब नहीं है उनको, बट ये 5 पे और वो 5 पे पर्टिकुलर बंदे का ही हक है। ये प्लूरल सब्जेक्ट का ही हक है इसके ऊपर, और इसके ऊपर सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट का ही हक है। बाकी इसके अलावा जो है उसमें सब पे कॉमनली हक है, दोनों का हक है। ये समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर। हमारे काम की चीज सिर्फ यही दो है जो हमने निकाला अभी यहाँ। ये सब बकवास है, ये भूल जाओ मैंने क्या पढ़ाया था, ये बाद में हम लोग टेंसेस में पढ़ेंगे डिटेल में, तो ये सब भूल जाओ। अभी हमारे काम की चीज क्या है, समझ में आ गया आपको? यस सर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो काम की चीज है वो क्या है हमारे पास? फाइनली क्या आया निकल के? ये सिर्फ समझाने के लिए यूज किया था मैंने। बाकी फाइनली हमारे पास क्या आया निकल के? सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसका सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लस और सिंगुलर वर्ब में आते हैं, सिंगुलर वर्ब में आता है इज, Was, डज, was, has, डज, हैज, has,
और वर्ब का if form. ये आता है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, और प्लूरल वर्ब में आता है आर, इसलिए आर हो गया, वाज किया, वर, डज का, डू, हैज का, हैव, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये फाइनली रिजल्ट निकल के आया हमारे पास। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ये सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल वर्ब। बाकी ये नहीं बोल रहा हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद मतलब इन 5 के अलावा कोई और से नहीं लगेगा, वो बाकी जो लगेगा वो बाग बगीचे मतलब दोनों के लिए कॉमन है। सिंगुलर वाला प्लूरल दोनों ले सकते हैं वहां से, है ना। वो कॉमन वाले हैं। कौन कौन से कॉमन वाले हैं वही बता दो। जैसे कि हैड है ना, मॉडल वर्ब पूरा कॉमन है। उसके बाद डिड Did. सब में डिड है, हैड है, मॉडल वर्ब है, ये सब क्या है, कॉमन है। ये दोनों यूज कर सकते हैं। समझा कि नहीं समझा आपको? Yes, yes. डिड, हैड, मॉडल वर्ब, ये इसमें क्या है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंगुलर या प्लूरल कोई भी लगा सकते हो आप इसमें। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट किसी को? No. No, sir. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में R. आ रहा है? कोई डाउट जो नहीं समझ में आ रहा हो? सर सेंटेंस ले लो ना। कहाँ सेंटेंस लेना बताओ? नहीं सेंटेंस कह रहे, सेंटेंस ले लो। हाँ सेंटेंस लेंगे ना, जैसे ही इज कमिंग, बहुत सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, दे आर कमिंग। इसी टाइप से बाकी का बनेगा। यहाँ पे क्या होता है, ही डिड नॉट डिडंट गो देयर, या फिर आई डिडंट गो देयर, या वी डिडंट गो देयर, या दे डिडंट गो देयर, ये सब चलेगा। दे डिडंट गो देयर, वी डिडंट गो देयर, आई डिडंट गो देयर, ही डिडंट गो देयर, ठीक है, ये सब चलेगा यहाँ पे। समझा कि नहीं समझा आपको? और या फिर आई हैड गॉन देयर, वी हैड गॉन देयर, ही हैड गॉन देयर, शी हैड गॉन देयर, सब चलेगा यहाँ पे। मतलब यहाँ फर्क नहीं पड़ता और वहां फर्क पड़ता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी तो अभी जो टॉपिक चलेगा तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं आएंगे आपको समझ में आएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? रब कर दूं? रब कर दूं? यस। ओके। चलो, तो दिस वाज द बेसिक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आपको समझ में आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एग्रीमेंट क्या है? यस सर। चलो फिर रूल नंबर 1 लिखो। फिर रूल नंबर 1 लिखो। यहाँ से एग्जांपल मिलेंगे आपको, आपको सेंटेंस भी मिलेंगे। रूल नंबर 1 लिखो। पहला रूल है, विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज वर्ब। लिखते जाओ, मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकता ये चीज। विद सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट, with singular subject we use singular verb, and with plural subject we use plural verb. With singular subject we use singular verb, and with plural subject we use plural verb. ये सिंपल लैंग्वेज लिखो तो with singular subject singular verb is used, with plural subject plural verb is used. ये पहला रूल है। एग्जांपल, he goes to school daily। अब यहाँ पे क्या था, ही सिंगुलर था इसलिए क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। और दूसरा एग्जांपल है, दे गो टू स्कूल डेली। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हो गया। यह हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट
ये हो गया सिंगुलर वर्ब, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, ये हो गया प्लूरल वर्ब। समझ में आया कि नहीं आया? ये पहला रूल था, रूल नंबर 1। ये समझ में आया? रूल नंबर 1 समझ में आ गया सबको? यस रब सर। हाँ सर। रब कर दूं? लिख लिया? Yes, अभी लिख के जाना है आपको। लिख लिया क्या? हाँ हाँ सर। सर। ओके। नाउ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है, वो लिखो, when two or more than two subjects, when two or more than two, when two or more than two subjects are joined, two subjects, when two or more than two subjects, or you can better say when two or more than two singular subjects, sorry, singular subjects लिखो, ज़्यादा better रहेगा। Subjects. When two or more than two singular subjects are joined by and, अगर and से जोड़ा जाए, then plural verb is used. When two or more, sorry, when two or more than two singular subjects are joined by and, then plural verb is used. अब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट को अगर ज्वाइन करते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जो एग्जांपल देखें आप इसमें, राम एंड हैरी, राम एंड हैरी, आप मुझे बताओ यहाँ पे आर कजिन्स या इज कजिन्स? Our cousin. आर कजिन्स। तो मैं राम एंड हैरी आर कजिन्स, दोनों कजिन्स हैं, राम एंड हैरी। गोल्ड एंड सिल्वर, आर प्रीशियस मेटल या इज प्रीशियस मेटल? Our. प्रीशियस मेटल, आर प्रीशियस मेटल। बट एक क्वेश्चन ऐसा था जो एग्जाम में आया था, एसएससी के या फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में आया था ये, और वो बैंक में भी आ चुका है। 2 and 2, अब बहुत दफा गलत किया था। ऑप्शन था आपको 2 and 2 मेक या मेक्स, 2 and 2 मेक या मेक्स 4। मेक। सर Make. मेक। makes मतलब ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला। ऊपर वाला। ज्यादातर लोगों ने नीचे वाला टिक मार के आए थे। 2 and 2 मेक 4 होगा, मेक्स 4 नहीं होगा। 2 and 2 2 और 2 4 होता है, ठीक है? क्यों होता है बोल रहे हैं ना, तो होते हैं नहीं बोलते हम लोग, तो इसलिए क्या हुआ, मैक्स लगा दिया था कई लोगों ने, जबकि क्या होना चाहिए? मेक। 2 and 2 दोनों जुड़े किससे हैं? दो सब्जेक्ट हैं, और दोनों सब्जेक्ट जुड़े किससे हैं? एंड से। तो व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, तो हमेशा प्लूरल वर्ब ही होता है। देखो प्लूरल वर्ब है, ये भी प्लूरल वर्ब है, ये भी प्लूरल वर्ब होना चाहिए यहाँ पे। प्लूरल वर्ब कौन सा है? मेक प्लूरल वर्ब, और मेक्स एस और एस लग गया तो क्या हो गया ये? का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होता है क्या? मैंने आपको बताया ना, मैं थोड़ी देर पहले ये तो पढ़ा रहा था आपको कि वर्ब का, ये तो इसलिए तो पहले वो कांसेप्ट पढ़ाया मैंने, बेसिक कांसेप्ट याद करो। मैंने क्या पढ़ाया था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो गोज था। नहीं सर नहीं, ये जो गोज वाला, हाँ ये जो वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म पढ़ा है ना आपने, हाँ, टेक, टुक, टेकन, उसमें से टेक कौन सा फॉर्म है? टेक प्लूरल फॉर्म है ना, प्लूरल वर्ब बताया था ना आपको, टेक पहला वाला। हाँ पहला वाला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है, और सबसे लास्ट वाला जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है, मेक्स। मेक्स है, टेक्स है, गोज है, कम्स है,
जिसमें भी एस और ईएस लग गया समझ लो सिंगुलर वाला हो गया, और जिसमें भी एस और ईएस नहीं लगा सिंपल वाला जो आना जाना खाना पीना जो बता रहा है वो क्या है, मेन वर्ब, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। क्लियर है? हाँ सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है और ये पूछा जाता है कई बार, ये वाला क्वेश्चन। 2 and 2 मेक 4 या मेक्स 4, बताओ जल्दी। Make Make 4. ये नहीं आएगा, 2 and 2 मेक 4, याद रहेगा? हाँ सर। चलो रूल नंबर 3 ये लिख लिया आपने, रब कर दो। हाँ सर। चलो अगला जो रूल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पूछा जाता है, अब बहुत लोग गलत करते हैं उसको भी। अभी तो सिंपल सिंपल बातें चल रहे हैं, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा, बाद में बहुत टिपिकल रूल्स भी हैं इसका। अगला लिखो आप, इफ टू सिंगुलर नाउन्स, if two singular nouns refer to the same person or thing, then verb must be singular. Verb must be singular. If two singular nouns refer to the same person या thing, the verb must be singular. जैसे the principal and secretary, is coming or are coming? Is coming. The principal and secretary, अब दोनों अलग अलग है कि एक ही आदमी, पहले ये बताओ। अलग है। are coming. are coming. एक ही पर्सन है ना R आएगा सर। सर यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, बीच में एंड लगा है, तो रूल के हिसाब से पहले रूल के क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, are. बट यहाँ पे क्या आता है, इज आएगा। यहीं से आपका कहानी शुरू होता है गलत होने का, ये तीसरे रूल से गलत होना शुरू होता है, ये थर्ड रूल है। सॉरी, इफ टू सिंगुलर नाउन्स, यदि दो सिंगुलर नाउन्स जो हैं रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग, देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। जो प्रिंसिपल है, अगर यहाँ आगे द लगा हुआ है तो द प्रिंसिपल, दोनों में द लगा है, दो अलग अलग व्यक्ति है। अगर लिखा रहता द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी तो फिर आता आर कमिंग, ये भी ध्यान देना। लेकिन द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी भी है, मतलब दो नाउन है बट दोनों नाउन एक ही बंदे को रिफर कर रहे हैं, रिफर टू द सेम पर्सन, वो एक ही बंदा है दोनों, तो क्या आएगा, इज कमिंग। समझ में आया कि नहीं आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। सबको समझ में आया? नहीं सर, नहीं समझा। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज कमिंग। अगर मैं लिख दूं द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, आर कमिंग। तो फिर क्या आएगा, आर कमिंग, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति, प्रिंसिपल अलग है, सेक्रेटरी अलग है। जब दोनों के साथ लगाया द तो इसमें दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन एंड से जुड़े हुए हैं, और दो नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, बट दो एंड से जुड़े हुए हैं, बट दे रिफर टू द सेम पर्सन, एक ही आदमी है, दोनों एक ही आदमी को रिफर कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन अगर दोनों में द अलग अलग लगाया तो समझ गया दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब लगा। ये रूल समझ में आया कि नहीं आया? समझा। लिख लो पहले जल्दी से। अब मुझे बताओ, चलो यहाँ पे जगह नहीं है, चलो लिख सकते हैं यहाँ पे, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखें आप, ब्रेड
and butter is ये are my favorite breakfast. Is. is Is. Bread and butter is my favorite breakfast या are my favorite breakfast? Is Is. my favorite तो breakfast. अभी तो पढ़ा था हमने दो सब्जेक्ट हो दोनों एंड से जुड़े हो तो प्लूरल वर्ब आता है तो आर आना चाहिए ना इस क्यों बिकॉज ये दो सिंगुलर नाउन्स हैं एंड से जुड़े हैं मान लिया बट दे रिफर टू द सेम पर्सन या थिंग दोनों ब्रेकफास्ट के लिए यूज करते हैं तो एक साथ यूज करते हैं ब्रेड एंड बटर एक साथ ही खाते हैं ऐसा नहीं ब्रेड अलग खा लेते हैं और फिर बाद में बटर चाट लेते हैं ऐसा है क्या ऐसा है क्या नहीं सर. तो बड़ा अलग खाता है तो जब एक ही चीज को रिफर करते हैं तो वहां पे हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट आर नहीं आएगा यहाँ पे ये दोनों रूल अपने आप में कंफ्यूज कर देते हैं ना कि एंड लगा हो तो दो अलग अलग हैं और एक में कह रहे हैं कि एंड लगा तो भी इज लगा रहे हैं ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट जबकि इसके पहले जो रूल पढ़ा था उस हिसाब से एंड लगा हो तो क्या आना चाहिए आर आना चाहिए आर आना चाहिए. The Mohan and Sohan are going या is going? आर गोइंग. Are going ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं are ब्रेड एंड बटर क्या हुआ यहाँ पे सेंस जो हो रहा है रेफरेंस जो होता है दोनों का क्या हो रहा है एक ही आदमी के सेंस में लिया जा रहा है एक ही सामान के सेंस में लिया जाता है ब्रेड एंड बटर क्या होता है एक ही चीज है जो नाश्ता के लिए यूज किया जाता है ठीक है समझा कि नहीं समझा आपको हाँ सर समझा. लिख लिया आपने एग्जांपल दोनों हाँ सर. सबने लिख लिया तो तीसरा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में आता है सर एक सेंटेंस है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल इज गुड फॉर हेल्थ ये सही है ना आर गुड फॉर हेल्थ नहीं होगा क्या बोल रहे हो सर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज गुड फॉर हेल्थ होगा या आर गुड फॉर हेल्थ होगा नहीं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दो अलग अलग चीजें आर गुड फॉर हेल्थ आर गुड फॉर हेल्थ हाँ आर गुड फॉर हेल्थ होगा फ्रूट्स अलग है वेजिटेबल्स अलग है फ्रूट से वेजिटेबल मिक्स नहीं कर सकते ना आर गुड फॉर हेल्थ बुक और पेन का क्या आएगा फिर? अभी थर्ड एग्जांपल देखो इसका टाइम एंड टाइड ये बहुत आता है एग्जाम में अब मुझे बताओ वेट या वेट्स फॉर नन सुना है ना समय किसी के लिए रुकता नहीं है Wait for none. वेट होगा सर वेट wait Wait. फर्स्ट वाला ऊपर वाला टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन या वेट्स फॉर नन फर्स्ट वाला सर. first टाइम एंड टाइड चलो मैं आपको एक और एग्जांपल पूछता हूँ फोर्थ एग्जांपल स्लो एंड स्टडी अब सही आ जाएगा विन द रेस या विंस द रेस Wins the race. Wins the race. wins दोनों भाई यहाँ पे दो noun हैं यहाँ भी दो नाउन है दोनों एंड से जुड़े हुए हैं तो दोनों में अलग अलग कैसे होगा एक ही होगा ना लेकिन ये वाला आपको याद है फोर्थ वाला कछुए के चाल वाला याद है ना कछुए और खरगोश की कहानी स्लो एंड Yes, sir. स्लो एंड स्टडी विन द रेस या विंस द रेस Win the race. रहता है ना. हाँ विंस आता है ना ये वाला आता है कि नहीं आता सिंगुलर वाला हाँ सर. ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है मतलब सिंगुलर है मतलब क्या हुआ हम दोनों क्या मान रहे हैं स्लो एंड स्टडी एक ही लेके चल रहे हैं टाइम एंड टाइड को भी हम क्या मान के चल रहे हैं समय और लहरें किसी के इंतजार नहीं करते तो टाइम एंड टाइड में हम क्या होता है वही सेंस में ले रहे हैं एक ही सेंस में ले रहे हैं यहाँ भी क्या आएगा वेट्स ये नहीं आएगा यहाँ पे ये नहीं आएगा देखो एग्जांपल दोनों तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस दोनों में ऐसा आएगा दोनों में सिंगुलर वर्ब आएगा आप देख रहे हो एक पेपर कितना स्ट्रांग आता है इसका क्वेश्चन कितने स्ट्रांग आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेस पे हाँ है ना जरा सा ध्यान नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन इसका और पेन और पेपर का क्या आएगा फिर? पेन एंड पेपर का. पेन एंड पेपर अगर आपको मान लो एक ही चीज एक ही जगह लिखना है तो क्या लिखें पेपर पेन एंड पेपर इज रिक्वायर्ड टू राइट द लेटर तो पेन एंड पेपर इज रिक्वायर्ड आर रिक्वायर्ड नहीं होगा वहां पे
कि पेन एंड पेपर मतलब पेन एंड पेपर कैसे बोलेंगे आप इसको, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज कर रहे हो दोनों को। पेन एंड पेपर आप अलग अलग सेंस में यूज कर सकते हो, एक सेंस में भी यूज कर सकते हो आप, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कैसे यूज करो। जैसे पेन एंड पेपर आर रिक्वायर्ड, तो फिर आर रिक्वायर्ड होगा, पेन एंड पेपर आर रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आपने बोला कि मतलब कोई एक ही चीज एक ही पर्पस के लिए लेना है, तो पेन एंड पेपर इज आई वांट अ सिग्नेचर इन पेन एंड पेपर, तो पेन एंड पेपर मतलब क्या हुआ, लिखित में चाहिए। अगर वो सेंस में यूज कर रहे हो तो क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब में यूज किया जाएगा उसको। समझा वो क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको इस हाँ चीज में समझ गया। कि दोनों को एक सेंस में यूज किया जा रहा है या दोनों को अलग अलग सेंस में यूज किया जा रहा है, हाँ उस पर डिपेंड करता है। समझ गया। समझा ना आपको? सर वो डिपेंड करता है ना कि वो यूजेस कैसे हो रहे हैं, है ना सर? नहीं तो वही तो बोल रहा हूँ ना, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग, यदि उनका रेफरेंस दो भले दो सिंगुलर नाउन है लेकिन उनका रेफरेंस एक ही पर्सन या एक ही चीज के बारे में है, तो फिर सिंगुलर वर्ब होएगा उनका। टाइम एंड टाइड है, टाइम एंड टाइड दो अलग अलग नाउन है। टाइम मतलब होता है समय और टाइड मतलब होता है लहरें जो तो मतलब समुद्र में उगती हैं, दोनों एक जैसे थोड़ी हो सकती हैं। बट यहाँ लिखा है वेट्स फॉर नन, इंतजार नहीं करती किसी का। दोनों का सेंस जो है, रेफरेंस जो है वो एक ही चीज पे है ना, कि दोनों मतलब चलती रहती है, कोई वेट नहीं करती किसी का। दोनों का सेंस एक ही है। और स्लो है मतलब धीरे, और स्टडी मतलब क्या होता है लगातार। तो धीरे और लगातार एक चीज नहीं है, दो अलग अलग नाउन है। बट दोनों का सेंस क्या है कि अगर कोई धीरे है लगातार है तो मतलब क्या हुआ, रेस जीतता है, तो सिंगुलर वर्ब सेंस में यूज किया जा रहा है उसको। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ रहे हैं। हाँ सर। चलो अगला एग्जांपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी। सर रूल नंबर 3 का ही है। ये रूल नंबर 3 था, अब अगला रूल नंबर 4 आएगा ना। हाँ सर। रूल नंबर 3 था ना ये? हाँ हाँ ओके, रब कर दूं बोर्ड? बिल्कुल सर। क्या तो क्वेश्चन लेने वाले थे सर आप बोल? नहीं क्वेश्चंस बाद में करेंगे ना बेटा, पहले थ्योरी तो पढ़ लो आप। अभी 2 से पढ़े नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन ले लो। मैं 30 रूल्स हैं, अभी 3 रूल पढ़े आपने, क्या क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप? वो नहीं, आपने बोला ना और एक क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ कुछ कौन सा? एग्जांपल देने वाले थे सर। आपने एग्जांपल बोला। किसका एग्जांपल चाहिए आपको? रूल नंबर 3 में आप कुछ बोल के कि एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल। रूल नंबर 3 नहीं बोला मैंने, रूल नंबर 4 बोला मैंने। अच्छा। वो तो बता ही दिया ना रूल नंबर 3 में, जो द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, अगर दोनों में द लगा दो अलग अलग है, और द ऐसे पहले वाले साथ लगा मतलब क्या हुआ, दोनों एक ही है। जैसे मैं बोलूं कि चलो एग्जांपल बताता हूं आपको, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ। चलो आपको ऐसा लेना है तो बताओ, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ। फिफ्थ एग्जांपल लेता हूं, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ। आपको बता रहा हूं कितना दिमाग अलर्ट रखना पड़ेगा। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ इज या आर कमिंग? सर आर कमिंग। आर कमिंग। आर सर। और क्यों? सर दोनों अलग अलग है। क्योंकि प्रिंसिपल स्टाफ हो ही नहीं सकता और स्टाफ प्रिंसिपल नहीं हो सकता। सीधी सी बात समझ में आया आपको? तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर। अब ये मत बोलना सर पहले वाले साथ द लगाया, दूसरे वाले साथ द नहीं लगाया। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ होगा तो अलग अलग होंगे, दोनों एक ही होगा। भाई आपको पता प्रिंसिपल स्टाफ एक नहीं हो सकते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक हो सकता है। तो आपको थोड़ा दिमाग अलर्ट रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, इज नहीं आएगा। समझा आपको? क्योंकि स्टाफ क्या होता है, स्टाफ अपने आप में प्लूरल है। स्टाफ एक आदमी के लिए नहीं बोला जाता है, स्टाफ अपने आप में प्लूरल है। एक आदमी एक पोस्ट होता तो मान भी लेता प्रिंसिपल पोस्ट जो है वो एक ही है, सेक्रेटरी का पोस्ट एक ही है, चेयरमैन एक ही हो जाता, प्रिंसिपल एंड चेयरमैन हो सकता था। तो वहां पे अगर अलग अलग चेयरमैन है तो फिर लिखना पड़ेगा द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन। और मान लो चेयरमैन है वही प्रिंसिपल है तो द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन बोल सकते थे। बट द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, द प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट तो हो ही नहीं सकता ना, कि स्टूडेंट प्रिंसिपल नहीं हो सकता या स्टाफ प्रिंसिपल नहीं हो सकता। आप आगे द लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। आपको ये रूल समझ में आया आपको ये? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके, अभी इसके बाद 100 क्वेश्चंस है ना हमारे पास। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 100 क्वेश्चंस है आपके बुक में, जो अपने क्लास से जो बुक मिली है ना उसमें 100 क्वेश्चन है।
मास्टरी हो जाएगी आपको इस चैप्टर पे। पहले एक बार कंसेप्ट पूरा पढ़ लो, 30 कंसेप्ट जो है वो पूरा पढ़ लो, फिर आप देखो सारे क्वेश्चन आपको एक दिन में बन जाएंगे, पूरे 100 क्वेश्चन आपसे एक दिन में बन जाएंगे। मुश्किल से आपको लगेगा 1 घंटा, 1 घंटा में पूरे 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। आप कंसेप्ट सीख लो पहले, आधे अधूरे कंसेप्ट पे क्वेश्चन करोगे सॉल्व तो फिर दिक्कत होगी। चलो अगला एग्जांपल है, रूल है, इन ए सेंटेंस लिखो, आप लिखते जाओ, आप भी लिखते हो, मैं भी लिख रहा हूँ, बट आप भी लिखते जाओ। इन ए सेंटेंस if two subjects are joined by, in a sentence if two subjects are joined by, अब ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना है सारे वर्ड जो मैं लिखवा रहा हूं। by यहां से है, as well as when two subjects in a sentence, एक ही सेंटेंस में if two subjects, ये दो सब्जेक्ट्स हैं, are joined by, as well as, along with, together with, in addition to, beside, including, excluding, like, unlike, then accompanied by, और क्या, accompanied by, led by, governed by, headed by, या guided by, then और होता है वर्ड, एक दो वर्ड है, जैसे as well as, along with, together with, in addition to, beside, including, excluding, like, unlike, accompanied by, led by, governed by, controlled by या guided by, rather than, and एक वर्ड और है कौन सा, not, केवल not लगा है, etc. Sir, led by means? Led by, because this movement is led by अन्ना हजारे, ये movement जो चला जा रहा है वो अन्ना हजारे द्वारा चला जा रहा है। लास्ट में क्या लिखा है सर? movement है ना, it was led by अन्ना हजारे, led by समझ में आया ना, समझ में आएगा नहीं समझा सर। led by मतलब वही governed by या controlled by या headed by, led by या headed Okay. by। सर लास्ट में क्या लिखा है? and not. ऐसे क्या लिखा? सर इसके आगे क्या हो गया? इन अ सेंटेंस इफ टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय, क्या आगे सर? हाँ, मतलब इन अ सेंटेंस इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, यदि एक सेंटेंस है उसमें दो सब्जेक्ट को, जैसे दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं ना, जैसे मोहन एज वेल एज माय फ्रेंड्स, तो दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं यदि एज वेल एज से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, इन एडिशन टू से, बिसाइड से, इंक्लूडिंग बीच में आ रहा है, एक्सक्लूडिंग बीच में आ रहा है, लाइक आ रहा है, अनलाइक आ रहा है, अकम्पनीड बाय आ रहा है, लेड बाय आ रहा है, गवर्न्ड बाय आ रहा है, हेडेड बाय आ रहा है, गाइडेड बाय आ रहा है, कंट्रोल्ड बाय आ रहा है, रादर देन आ रहा है, एंड नॉट आ रहा है, देन द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द, अब वहां पर रूल है वो,
ये नॉट है, नॉट आ रहा है एक्सेट्रा, देन द वर्ब इज used, लिख लो आप, then the verb is used, दिख रहा है क्या? the verb is used, दिख रहा है ना आपको? हाँ सर। the verb is according to the first subject of the sentence, according to the first subject of the sentence. Then the verb is used according to the first subject of the sentence. तो जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब आएगा। अब एग्जांपल पढ़ेंगे समझ में आएगा। Then the verb is used according to the first subject of the sentence. सर ऐसे होगा एग्जांपल, he along with his friend goes to the party. क्या बोल रहा हूँ? सर he along with his friend goes to the party, या मोहन along with his friend goes to the party. He along with his friend goes to the party. Good. Go to the party नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि along with बीच में लगा है। तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आता है? he के हिसाब से आएगा, ना कि उसके फ्रेंड्स के हिसाब से आएगा। समझा आपको? यस सर। अभी बताता हूँ आपको सेंटेंस। ये लिख लिया क्या आपने? रब करूँ? हाँ सर। सबने लिख लिया? हाँ सर। और ये इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रूल नंबर 4 पे। और ये आपको सारे वर्ड्स याद कर लेना कि इन वर्ड से बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा, गारंटी मेरी है, इससे बाहर नहीं जाएगा। समझा आपको? बिल्कुल। सारे एग्जाम्स में जितने भी आ चुके हैं अभी तक सब में निकाल लिया मैंने, इससे बाहर नहीं जाता कोई वर्ड। चाहे कैसा भी क्वेश्चन बनाएंगे इन्हीं में से कोई वर्ड डाला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ये वर्ड्स बीच में लगे हैं दो सब्जेक्ट के बीच में, तो वर्ब किसके हिसाब से लगेगा? पहले वाले के साथ। जैसे अगर एग्जांपल दें तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, द चीफ with all his men measured was your word. was सर। The chief with all his men was measured या were measured? वर आपको लगा चीफ भी है, उसके साथ साथ पूरे उसके जितने आदमी लोग थे वो भी है ना? तो क्या आएगा यहाँ पे? was, वर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? with। और दो सब्जेक्ट के बीच में अगर with लगा है तो मैंने अभी बताया था आपको रूल क्या है, कौन से हिसाब से वर्ब आएगा? his men बहुत प्लूरल के हिसाब से फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट ये है ना मैडम, फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? फर्स्ट सब्जेक्ट ये है, ये तो सेकंड सब्जेक्ट है, तो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा या फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा वर्ब? फर्स्ट सब्जेक्ट। तो चीफ के हिसाब से क्या होना चाहिए? was। the chief with all his men was measured। और रीजन भी होता है इसका, आपको अगर समझोगे ध्यान से पढ़ोगे समझ में आएगा आपको। the chief with all his men, ये ऐसा है कि मतलब बस टाइम पास के लिए डाल दिया गया है, बट मेन इस लाइन में स्ट्रेस किस पे दिया गया है, जोर किस पे दिया जा रहा है, एम्फसाइज किस पे करा जा रहा है? चीफ। इसलिए वर्ब चीफ के हिसाब से लगता है। रूल एक्चुअली ये है, वो तो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, विथ आएगा बीच में, ध्यान रखना। बट एक्चुअल रूल ये है कि जिस पे हम एम्फसाइज करते हैं वर्ब उसके हिसाब से आता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझा आपको? जिसकी लाठी क्या? जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ उसकी भैंस। तो जो ताकतवर होगा उसके ही साथ उसी के हिसाब से वर्ब लगाना जाएगा। समझा आपको? द चीफ विद ऑल हिज मैन, यहाँ ताकतवर कौन दिख रहा है आपको? चीफ। दिख रहा है, चीफ के हिसाब से आएगा। एक तो वो तरीके से समझो जिसका एम्फसाइज करते हैं सेंटेंस में, उसके हिसाब से वर्ब लगता है। या फिर नहीं वो सब समझना है तो सीधे समझ लो विथ लगा बीच में ना, ये सारे वर्ड जो दिए थे मैंने, अगर ये बीच में लगे हैं दो सब्जेक्ट के बीच में, तो वर्ब हमेशा क्या होगा? पहले वाले के हिसाब से होगा। अगर यहाँ पे प्लूरल ला दो तो, और यहाँ सिंगुलर कर दो तो, जैसे माय फ्रेंड्स विथ मोहन
वाज कमिंग या वर कमिंग? were coming. Were coming. Where come? सबसे आएगा, समझा आपको? बिल्कुल ये लिख लो आप पहले एग्जांपल, दोनों लिखना, वाज भी लिखना, वर भी लिखना। वाज पे टिक मारना है और वर पे क्रॉस करना कि नहीं होगा, ताकि आगे चल के ध्यान आएगा, तो बात समझ में नहीं आएगा कैसे हो गया। द हाउस with all its contents। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, is या are insured। घर sir is insured. घर भी और उसके Is। साथ पूरा घर का पूरा सामान भी इंश्योर्ड है। तो आपका जोर किस पे दे रहे हो आप? सर घर घर पे पे। घर पे। तो द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेंट्स, तो ऑल इट्स कंटेंट ऐसा लगता है प्लूरल है, बट हमारे बीच में क्या लगा हुआ है? विथ। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड सब्जेक्ट है, तो वर्ब किस हिसाब से आएगा? पहले वाले हिसाब से। द हाउस के हिसाब से क्या आएगा? इज। द हाउस विथ ऑल इट्स कंटेंट इज इंश्योर्ड। समझ में आएगा नहीं आया? yes sir. समझा। नेक्स्ट एग्जांपल, माय फ्रेंड्स या ऋषि along with Rishi along with his friends coming for the party tonight। क्या आएगा? ऋषि along with his friends Is Is. Is। क्या आएगा? इज आएगा, आर आएगा? पहला सर सब्जेक्ट is क्या है? आएगा is आएगा. are along with together with बताया ना आपको, और ये his friends क्या हो गया? सेकंड सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब किस हिसाब से आएगा? जब वो बीच में along with लगा तो वर्ब किस हिसाब से आएगा? First. तो फर्स्ट क्या है? ऋषि क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? Singular है. Singular. singular. is coming for the party tonight। ऋषि along with his friends is coming for the party tonight। are coming for the party tonight नहीं होगा। लेकिन अगर उल्टा कर दूं तो my friends along with ऋषि, फिर क्या आएगा? are का. Are. are coming for the party tonight। my friends along with ऋषि, यहाँ पे ऋषि along with friend, यहाँ एम्फेसाइज ऋषि पे दे रहे हैं, जबकि पहले बार दूसरा वाला करता हूँ मैं तो क्या होगा? my friends along with ऋषि। तो ऋषि को उतना वैल्यू नहीं है, my friends की वैल्यू है, तो क्या होगा? are coming for the party tonight। ये लिख लो एग्जांपल ताकि और समझ में आएगा आपको, कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वाला भी लिख लो, माय फ्रेंड्स, इसको ए पार्ट दे दो, इसको बी पार्ट दे दो, थर्ड का ही माय फ्रेंड्स, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए क्यों हो रहा है। माय फ्रेंड्स अलोंग विथ ऋषि इज या आर कमिंग फॉर द पार्टी टुनाइट। क्या आएगा? आर। Sir are. तो माय फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए आर आएगा। ये फर्स्ट सब्जेक्ट और इसी सेकंड सब्जेक्ट, बट जुड़ा किससे हुआ है? अलोंग विथ से। समझ में आएगा नहीं आया? हाँ सर। सर एक एग्जांपल इस पे लीजिए ना, ये rather than. नहीं बता रहा हूँ ना अभी तो, रादर देन वगैरह बाकी सबको भी एग्जांपल बताता हूँ अभी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर्थ रूल। मैं हाँ कोई जल्दी नहीं भाग रहा हूँ, टेंशन मत लो, रूल खत्म करने फटाफट ऐसा नहीं है। जो भी रूल समझा रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। अभी आपसे पूछता हूँ, अभी तो एक दो एग्जांपल आपको बता दिया मैंने क्या होता है, आगे बताओगे आप। ठीक है ये लिखा आपने? ये लिख लिया क्या? हाँ सर.
बताओ। चलो लाइक के लिए बताओ, सेंटेंस एग्जांपल बताओ लाइक के लिए, लाइक या अनलाइक के लिए बोलो। बोलो लाइक के लिए बोलो। मोहन, मुझे बताओ क्या आएगा। मोहन लाइक माई अदर फ्रेंड्स is या are also neglecting इज आएगा। Is. is Mohan like other friends is also neglecting me या are also neglecting me, क्या आएगा? is आएगा। पहले वाले के हिसाब से Is. लाइक लगा हुआ है, my other friends ये सेकंड सब्जेक्ट, पहले वाले के हिसाब से क्या आएगा? is। और बोलूं कि they my friends unlike Mohan are very supportive या is very supportive? Are. My friends are unlike Mohan is या are very supportive, आर आएगा। क्या आएगा? आर, क्योंकि अनलाइक बीच में लगा हुआ है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट ये सेकंड सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स प्लूरल है तो इसलिए क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा, आर आएगा। तो जोर किस पे दे रहा है? माय फ्रेंड्स पे दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये रूल? यस सर। सबको समझ में आ रहा है रूल? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके। और किससे जानना है आपको? और कोई वर्ड जो आपको समझ में नहीं आ रहा है बताओ, बता देता हूँ। बहुत सारे वर्ड हैं, सारे वर्ड के एग्जांपल देना तो थोड़ा मुश्किल होगा। आप बताओ जिस सर वो वर्ड rather than वाला। rather than का, ठीक है, ये रख कर दो ना, लिख देना। 1 मिनट सर। या मोहन लिखा था या माय फ्रेंड्स लिखा था? बस या मोहन लिखा हुआ है या माय फ्रेंड्स? हो गया सर। हो गया सर। अदर थिंग का सेंटेंस बताओ। चलो क्या आएगा? इट वॉज मोहन rather than my classmates it was Mohan rather than my classmates who has या have helped me। क्या मतलब है? Who has. Who has क्यों आया है? क्यों rather than लगा हुआ है? या मोहन क्लासमेट्स लगा है या मोहन लगा है या फर्स्ट सब्जेक्ट है या सेकंड सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे क्यों फर्स्ट सब्जेक्ट आता है? क्योंकि यहाँ पे मोहन पे स्टेज दिया जा रहा है rather than my classmate who has helped me। तो मोहन ने हेल्प किया है ना किसी दोस्तों ने। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मोहन था, मतलब rather than मतलब क्या होता है? इसकी वजह क्लासमेट्स यहाँ पे who has helped me, जिसने मेरी मदद की है। और बताओ कोई।
ये समझ में आ गया राधन का कंसेप्ट क्लियर हो गया? इससे बीच में क्या लगा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। बीच में जो भी लगा हुआ हिसाब से वर्ब का फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आपको सेंटेंस बनेगा। लिख लो, रब कर दो। डन सर। डन। और किसी को डाउट किसी वर्ड पे? सर सेंटेंस है आई रैदर गो या गोज टू दी पार्टी विथ माई फ्रेंड देन स्टडी इन माई आई रादर देन, आपको कंपेयर करना है दो नाउन के बीच में ना। आई ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आई शुड गो देयर रादर देन गोइंग समवेयर एल्स, ऐसा वाला सेंटेंस नहीं है ये। रादर देन जो आना चाहिए दो सब्जेक्ट के बीच में आना चाहिए, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू के बीच में आना चाहिए। और नॉर्मल दूसरा सेंटेंस बना लो तो नहीं बनेगा ना, ये दोनों सब्जेक्ट के बीच में रादर देन आना चाहिए, मतलब इन दोनों कंपैरिजन में। तो फिर आपका जो सब सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से यहाँ पे आपका वर्ब आएगा। समझा कि नहीं समझा क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर समझे। तो इस टाइप का सेंटेंस बनाओगे तो ही होगा, ये नहीं कि आई शुड गो टू स्कूल रादर देन गोइंग टू मार्केट, तो वो तो अलग ही सेंटेंस हो गया ना। हाँ फिर तो आई शुड गो टू स्कूल, तो आई शुड गो टू स्कूल रादर देन गोइंग टू मार्केट, तो वो तो सेंटेंस ही अलग अलग हो गया, वो अलग चीज हो गई। जैसे आई शुड टेक बस रादर देन ट्रेन, तो वो अलग चीज हो गया ना। हाँ सर सर हाँ बोलो। एक सेंटेंस है हाँ द इंडक्शन प्रोग्राम हेडेड बाय माय सुपीरियर एक मिनट, द इंडक्शन प्रोग्राम headed by my superior which was good or which were good which was good या which were good, ऐसा। हाँ headed by my superior, अच्छा ये द इंडक्शन प्रोग्राम ये आपका पहला सब्जेक्ट हो गया। headed by my superior ये सेकंड सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो which was good या which were good, द इंडक्शन was प्रोग्राम है वर गुड। मैं सुपीरियर्स लिखा है सुपीरियर लिखा है, superior sir एस लगा है क्या? superior हाँ s भी बोल रहा हूँ ना, एस लगा होगा ना, अदरवाइज ये भी सिंगुलर है, क्या फर्क पड़ता है फिर। तो ये होगा द इंडक्शन प्रोग्राम हेडेड बाय माय सुपीरियर्स व्हिच वाज गुड, वाज आया क्यों पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आया। क्या दिया आंसर आपके इसमें, कहाँ भी आपने देखा है? सर देखा नहीं, ये अब मन से बनाया है। अच्छा मन से बनाया है। द इंडक्शन प्रोग्राम हेडेड बाय माय सुपीरियर्स, तो व्हिच वाज गुड कैसा आएगा, वही सेंटेंस ही ऑड लग रहा मेरे को। which were good द इंडक्शन प्रोग्राम हेडेड बाय माय सुपीरियर्स वाज गुड, सिंपल बनेगा ना, विच लगाने की जरूरत क्या है। हाँ और which is good ऐसे नहीं विच which आई is good विच वाज गुड वैसे बोल सकते हो, बाकी नॉर्मली ऐसे बोलते समय हम लोग इतना टिपिकल लाइन में नहीं बोलते हैं। एनीवे चलो ये समझ में आ गया रूल आपको, कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर ओके किसी को कहीं जॉब ऑफ पे तो नहीं जाना है, 9 बज गया है, ये कंटिन्यू करें क्लास? हाँ सर जाना है मेरे को नम्रता और किसको जाना है? हाँ और सर अंकुश अंकुश कहाँ जाना तुम्हें जॉब पे? छुट्टी मार लो आज, छुट्टी मार लो, 10 बजे तक पढ़ा देता हूँ। वैसे भी आज क्लास लेट हो गई ना, 7:30 बजे चालू हुई है। सर तो 9:30 तक हो जाएगा मतलब। हाँ 7:30 तक कर लें। हाँ नम्रता सर 9:30 तक हाँ ठीक है सर 9:30 तक कर लो, लेट हो हाँ, जाएगा सर, थोड़ा, आज ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा चल जाएगा, वैसे भी इंग्लिश क्लास कम होती है ना तो पढ़ लिया हाँ, करो सर। कभी। हाँ सर अभी इंग्लिश क्लास हम लोग थोड़ा बढ़ा देंगे, तो मैथ्स का भी आपका एसएससी का पोर्शन काफी कंप्लीट हो गया ना, अभी ज्यादा नहीं बचा आपका। आपके 4 ही सब्जेक्ट होते हैं ना उसमें, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया है, अलजेब्रा हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया है, मेंसुरेशन भी लगभग हो ही गया है, बस बचा ही क्या अभी, सब हो गया लगभग। जैसे सर खत्म होगा ग्रामर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो बता दो ना। कौन सा?
इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो ग्रामर में। ग्रामर में वो क्या होता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब वगैरह तो सब रहता ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो होता है उसमें जैसे एडवर्ब का जो इन्वर्जन पार्ट है, एडवर्ब में एक इन्वर्जन करके होता है, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा सब में अलग अलग है, प्रोनाउन में भी कुछ, प्रोनाउन के भी कुछ रूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। देन नाउन में आपका सफिक्स और प्रीफिक्स वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, सफिक्स एंड प्रीफिक्स वाला जो पार्ट पढ़ाता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। देन टेंसेस जो है, जो मैं पढ़ाता हूँ विद सेंसेस वाला 32 स्ट्रक्चर्स हैं, वो इम्पोर्टेंट है। 32 स्ट्रक्चर्स मैंने खुद के बनाए हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल हम लोग प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं ना, वो नहीं पढ़ाता हूँ मैं, ये मैं खुद का बनाया, वो इम्पोर्टेंट है। देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कंजंक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट प्रीपोजिशन में सिंपल प्रीपोजिशन बहुत कम पूछा जाता है। इसमें ज्यादातर जो आपको इंपॉर्टेंट होता है प्रीपोजिशन, वो होता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन लग जाता है ना, कॉल एट, कॉल ऑन, कॉल टू, होता है ना, एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगा, अलग अलग मीनिंग बन जाता है। जैसे अगर लुक के साथ बोलूं मैं, तो लुक के बाद क्या क्या लगा सकते हो, लुक एट द बोर्ड, यू आर लुकिंग एट मी। देन लुक फॉर मतलब क्या होता है, ढूंढना। लुक इनटू मतलब क्या होता है, सर्च करना। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, ध्यान देना। लुक डाउन अपॉन मतलब क्या होता है, नीची नजर से देखना। तो देखो आप, लुक एक वर्ब है, वर्ब के साथ अगर हमने प्रेपोजिशन लगा दिया तो इसे बोलते हैं हम लोग फ्रेजल वर्ब। समझ में आएगा नहीं आया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में ऐसे ही आता है, लुक लिखा हुआ आगे आपको बताना रहेगा, एट, फॉर, इनटू, आफ्टर, डाउन, अपॉन। अब ये होते तो सब है, बट वहां कहानी के हिसाब से क्या आएगा, यू आर लुकिंग एट द बोर्ड तो ठीक है। अगर जॉब ढूंढो तो यू आर लुकिंग फॉर द जॉब। पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, मतलब छानबीन कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। लुक आफ्टर द चाइल्ड, तो ट्रांसलेट मत करना, लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब बाद में, तो लुक आफ्टर द चाइल्ड मतलब बच्चा जब गिर जाए तब देखना। नहीं सर, बच्चे का ख्याल रखें। नहीं मैं बता रहा हूँ, लुक मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं ना इसमें फ्रेजल वर्ब में, तो ट्रांसलेशन नहीं चलता, यही बताना चाह रहा हूँ मैं कि लुक आफ्टर अगर वैसे ट्रांसलेट करो तो लुक मतलब क्या होता है, देखना, और आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद में। तो लुक आफ्टर द चाइल्ड मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट करो क्या आएगा, बाद में देखना। बाद में तो बच्चा गिर जाए उसके बाद देखना, ठीक है। तो ट्रांसलेट करोगे तो क्या बोलते हैं, मतलब सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो ट्रांसलेशन नहीं चलता है फ्रेजल वर्ब में। तो लुक डाउन अपॉन मतलब नीचे, मतलब वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द प्रूडेंट पीपल या डेस्टिट्यूट पीपल, गरीब लोगों को नीचे नजर से नहीं देखना चाहिए। तो वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द डेस्टिट्यूट पीपल या पुअर पीपल। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेपोजिशन बदलता है, मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। तो वो फ्रेजल वर्ब्स इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशन में। इसके अलावा आपके वॉइस इंपॉर्टेंट है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो भी लेकिन मेंस में आता है, वो सिर्फ एसएससी में आता है, और रेलवे में तो आता है, एसएससी में आता है, एनडीए सीडीएस में आता है। और इन ये क्या होता है, आज शाम को जो लेक्चर है कौन सा है वो भी एक कौन सा? नहीं वो क्लोज पैसेज बहुत अलग है, क्लोज टेस्ट अलग है। मैं ग्रामर की बात बता रहा हूँ, मैं ग्रामर में एक वॉइस है और एक आपका स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन, लेकिन नरेशन भी एसएससी में आता है, तो ये दोनों नरेशन के पोस्ट है, बैंकिंग में नहीं आता। बैंकिंग में इतने पोर्शन काम के हैं, इतना पढ़ लिया तो काम चल जाएगा आपका। जी सर। और एक सुपरफ्लो स्लैंग आता है, मतलब मेन यही पार्ट है। बाकी तो बहुत सारे पढ़ने के लिए, फिर तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन सब पढ़ना ही है, बट ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ये लिखना है, रब कर दूं, रब कर दूं मैं? हाँ सर। ओह, चलो रूल नंबर 5।
रूल नंबर 5 लिखो आप। रूल नंबर 5 लिखो आप। 2 or more singular subjects. 2 or more singular subjects. 2 or more singular subjects connected by or या nor take a verb in singular form. Getting it? 2 or more singular subjects connected by or nor take a verb in singular form. यदि दो सब्जेक्ट हैं, दोनों में यदि और या नॉर लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं दोनों कनेक्टेड बाय और या नॉर, then they take a verb in singular form. सिंगुलर फॉर्म का वर्ब आता है। ये हो गया रूल नंबर 5 का ए पार्ट। बी पार्ट है इसका, when subject joined by or nor, when subject joined by or या nor are of different numbers. डिफरेंट नंबर्स मतलब क्या हो गया? यदि सिंगुलर प्लूरल अलग अलग है, पहले वाले में क्या दोनों सिंगुलर थे, यदि डिफरेंट नंबर्स हैं, the verb must be plural and the plural subject must be placed next to verb. पहले आप लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सर लास्ट में क्या लिखा है? मस्ट बी प्लेस्ड। कौन सा? यहाँ पे when subject joined by or या nor are of different numbers, then the verb must be plural and the plural subject must be placed next to verb. लिख लिया आपने? डन सर। देखो, 2 or more singular subjects connected by or या nor। जैसे मैं बोलूं कि मोहन, यहीं पे एग्जांपल लिख सकता हूँ, मोहन और सोहन दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। 2 or more singular subjects हैं, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और से जुड़ा हुआ है। मोहन और सोहन, ठीक है, टेक ए वर्ब इन सिंगुलर फॉर्म। मोहन और सोहन, अब यहाँ पे क्या आएगा? हैज डन या हैव डन दिस? हैज। दो सिंगुलर को दिक्कत नहीं है, वो तो किसी का पहला दूसरा कोई भी ले लो, लेकिन नॉर्मली सेकंड वाले के हिसाब से लेते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना, दो सिंगुलर है तो क्या होगा? हैज आएगा, वर्ब सिंगुलर फॉर्म आएगा। अब यहाँ लिखा व्हेन सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और या नॉर आर ऑफ डिफरेंट नंबर। डिफरेंट नंबर मतलब एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है। जैसे बोलो कि इधर रमेश, यहाँ दिख रहा है क्या? नीचे लिख रहा हूँ तो दिख रहा है आपको? हाँ सर। इधर रमेश और his friends
अब यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा? Have. तो वॉच, इधर रमेश और हिज फ्रेंड्स हैज या हैव स्टोलन द वॉच। या तो रमेश या उसके दोस्तों ने घड़ी चुराया है। हैव होगा। और लगा हुआ है, तो यहाँ ये कह रहा है सब्जेक्ट जॉइन बाय और या नॉर आर ऑफ डिफरेंट नंबर है ना। ये रमेश क्या है? सिंगुलर। फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है। अलग अलग नंबर, डिफरेंट नंबर्स है। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, दो अलग अलग है। द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो वर्ब हमेशा क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, हैव आना चाहिए। एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब। और प्लूरल सब्जेक्ट जो है नेक्स्ट टू द वर्ब, वर्ब के पहले होना चाहिए प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल क्या बोल रहे हो? अगर प्लूरल सब्जेक्ट ये वर्ब के पहले नहीं रहेगा तो सर नहीं हो सकता। इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते इधर हिज फ्रेंड्स और रमेश हैज स्टोलन द वॉच। सर फिर भी हैव ही आएगा। कौन सा? सर इधर फिर वो टाइम पे रमेश हैव आएगा कि हैज आएगा? नहीं, अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ इधर हिज फ्रेंड्स और रमेश, तो सेकंड वाला जो होगा ना इधर और, देखो मैं आपको एक सिंपल सा लैंग्वेज बता दूं। चलो अगर आपको तकलीफ हो ना तो ये काम करो, ये लिख लिया क्या आपने? हाँ सर, रूल तो लिखिए। वेट एग्जांपल लिख रहा हूँ। एक मिनट, ये लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ सर। ऊपर वाला तो लिख लिया ना आपने? देखो वैसे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इधर और है, इधर और, ये पढ़ा ना आपने? कहाँ पढ़ा है? कंजक्शन। नॉट ओनली, बट आल्सो। बट ऑल्सो, बट या बट ऑल्सो, अगर ये लगे हुए हैं तो वर्ब हमेशा जो आएगा वो किसके जैसा आएगा? जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब आएगा। सेकंड सब्जेक्ट होगा ना यहाँ पे, उसके हिसाब से वर्ब आएगा, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से। याद रहेगा, सबसे सिंपल लॉजिक। इधर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस टाइप के अगर दो जुड़े हुए हो तो वहां पे वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। जैसे मैं बोलूं कि इधर मोहन और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग या इज कमिंग? आर कमिंग। सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इधर मोहन और हिज फ्रेंड्स, तो और के बाद क्या है? हिज फ्रेंड्स, तो क्या आएगा? आर कमिंग। मैं बोलूं नीदर मोहन नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग देयर या इज गोइंग देयर? आर गोइंग देयर। ओके, अगर मैं बोलता हूँ नीदर माय फ्रेंड्स नॉर मोहन इज गोइंग देयर या आर गोइंग देयर? इज गोइंग देयर। नॉट ओनली माय फ्रेंड्स but also Mohan is willing to go there या are willing to go there? is willing. Okay, not only Mohan but also my friends is willing to go there या are willing to go there? Are willing to go there. अभी समझ में आया कंसेप्ट? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया आपको? मैंने एग्जांपल लिखवाया नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कि अगर ये ऐसा कभी भी ऐसे जोड़े वाले कंजंक्शन वाले पार्ट आते हैं, इसमें हमेशा सेकंड वाले के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उससे आपसे वर्ब आएगा। जब भी कंजंक्शन वाले आएंगे उसमें जो सेकंड पार्ट और, नॉर, बट या बट ऑल्सो, इनके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके हिसाब से वर्ब लगाना है। चाहे वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। इधर के साथ जो आएगा उसके हिसाब से नहीं लगाना है। सर आपने जो अभी ये समझाया वो रूल नंबर 5 का ए पार्ट का समझाया कि बी पार्ट का समझाया? बी पार्ट का समझाया मैंने। सर ए पार्ट का एक बार फिर बता दो ना। फिर ए पार्ट तो बहुत सिंपल है ना, अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या होगा? जैसे अगर मान लो बोलो इधर मोहन और अच्छा मुझे बताओ, इधर मोहन और सोहन, या बोलो कि इधर आपका नाम क्या है? सर सुधांशु। हाँ, इधर सुधांशु और अंकुश इज गोइंग फॉर द जॉब या आर गोइंग फॉर द जॉब, क्या आएगा? सर इजी आएगा। दोनों सिंगुलर है ना, फर्क पड़ता ही नहीं है। सिंगुलर है। समझा कि नहीं समझा आपको? ओके सर, समझा ना आपको? लेकिन दूसरे वाले में फर्क पड़ता है कि इधर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, तो वहां जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब आएगा।
क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर क्लियर है। अब मुझे बताओ एग्जांपल, चलो इसी का और थोड़ा पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। यू और रमेश इज ये आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। is अब यहाँ पे इधर और भी नहीं है, यहाँ इधर और निधर नॉर भी नहीं है, नॉट ओनली बट आल्सो भी नहीं, सिर्फ और लगा है। यू और रमेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस या फॉर दिस, क्या आएगा? is Is sir. is responsible. समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे यू के हिसाब से नहीं होगा, सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। और लगा नॉर लगा तो भी, इधर और लगा तो भी, और नॉर लगा तो भी, सेकंड वाले के हिसाब से वर्ब आएगा। ठीक है? अगर मैं बोलूं कि रमेश सर you और रमेश both are responsible आ सकता है। नहीं, अब मैं बोलता हूं, चलो वो भी देखते हैं। रमेश और आई हेल्प्ड हर। रमेश ने या मैंने उसकी मदद की है, तो रमेश और आई हैज हेल्प्ड हर या हैव हेल्प्ड हर, क्या आएगा? Has helped है sir. Has. है, क्योंकि क्या है, प्लूरल माना जाता है, और ये सेकंड वाले के हिसाब से आएगा। आप क्या बोल रहे थे? हाँ। यू एंड आई, यू एंड क्या बोल रहे थे? आर और बोल रहे थे, और यू और आई। अब यहाँ पे क्या आएगा? हैज या हैव? यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप आई भी प्लूरल है, यू भी प्लूरल है, तो हैव तो आएगा ही। सर you और रमेश both are the responsible। यू ऊपर वाला सेंटेंस है ना सर? हाँ, हाँ, अगर रमेश के बाद में बोथ लग गया तो मैं कैसे लगा सकता हूँ? एक तरफ बोल रहा हूँ और एक तरफ बोल रहा हूँ बोथ, या तो बोलो यू एंड रमेश, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा यू एंड रमेश बोथ, तो फिर और आएगा ही फिर। तो यू और रमेश नहीं बोलो, फिर यू एंड रमेश बोलोगे ना। फिर यू और रमेश बोथ कैसे हो सकता है? समझा कि नहीं समझा आपको? you and r। हाँ। और के साथ बोथ, और के साथ बोल सकते हो आप, और के साथ बोथ कैसे लगा सकते हो? हाँ माय मिस्टेक सर। हाँ ठीक है, नो डोंट वरी, हो जाता है, कभी ध्यान नहीं रहता हमको क्वेश्चन को टफ बनाने चक्कर में ना हम कई बार क्या होता है, सिंपल लॉजिक भूल जाते हैं। इट हैपेंस, नो इशू। अभी समझ में आया कि नहीं आया आपको? पूरा कांसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। yes तो कितने लोगों को जॉब पे जाना है? तो अगला रूल खत्म होगा तो फिर टाइम लगेगा। हाँ सर मुझे जाना है। है? चलो लेट्स वाइंड अप द क्लास टुडे। और मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम कब है बताओ? जॉब से कितने बजे आते हो आप लोग? मुझे इंग्लिश से कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा लगानी है आपके लिए। आफ्टर 7 o'clock सर। नहीं, आफ्टर 7 o'clock ऑलरेडी शेड्यूल फिक्स होता है ना। हाँ आफ्टर 7 o'clock ऑलरेडी शेड्यूल फिक्स है, और अगले हफ्ते से शेड्यूल और भी फिक्स हो रहा है। आपको पता है ना आपका शेड्यूल क्या है? अभी जो नए लोग हैं वो भी देख लें। मंडे ट्यूसडे क्या होता है? रीजनिंग रीजनिंग। और टाइम तो आपको पता ही है, सुबह 7 to 9 से लेके 11:30 to 1:30, देन इवनिंग अगेन 7 to 9, टाइम वही है। मतलब मॉर्निंग 7 to 9 मैथ्स का भी सेम 11:30 to 1:30 PM एंड देन अगेन 7 to 9 PM। ये तो नॉर्मल हमारा बैच चल ही रहे हैं। मंडे ट्यूसडे रीजनिंग है, वेडनेसडे थर्सडे किसका है? मैथ्स है। मैथ्स। फ्राइडे सैटरडे अभी जो चल रहा था एडवांस मैथ्स चल रहा था SSC वालों का, अभी इसमें फ्राइडे चलेगा एडवांस मैथ्स, सैटरडे होगा इंग्लिश, ठीक है, संडे होगा जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब जनरल स्टडीज में अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, अब आपका यहाँ पे चालू होगा साइंस। साइंस का टाइमिंग अलग रहेगा, और इसमें साइंस एंड इसमें शायद पॉलिटी भी चलाएंगे, साइंस एंड पॉलिटी एक साथ चलेगा। और जीए जो आपका टाइम होगा 6 to 7:30, और ये साइंस का टाइम होगा शायद 10 to 12, एंड देन ये होगा 7:30 to 9 इवनिंग में। फिर साइंस, बहुत लोग जीएस से जीएस चिल्ला रहे हैं, साइंस में नहीं हुआ सर, हम साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, तो साइंस पॉलिटी चलेगा, साइंस चलेगा 10 to 12 PM,
और पॉलिटी चलेगा 7:30 to 9 PM, और इधर 6 to 30, मतलब 6 to 9 PM तक चलेगा SSC वालों का, और सुबह रहेगा 10 to 12। अब इसमें बीच में मूड होगा तो बोलो 12 से 2 और पढ़ा दूं मैं इंग्लिश, बस की हो तो। हाँ चलेगा सर, ठीक कल है, पढ़ा दो। चलेगा। और इसमें और एक चीज बता दूं मैं, रीजनिंग वाले के दिन, मतलब यहाँ पे ट्यूसडे है ना, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को रहेगा डाउट सेशन। मंडे डाउट सेशन किसका रहेगा? मैथ्स का। मैथ्स का। मतलब रीजनिंग वाले टाइम पे डाउट होगा मैथ्स का, मंडे टाइमिंग मैथ्स के टाइम पे भी 5 to 7 PM। कोई डाउट किसी को? और मैथ्स वाले दिन थर्सडे के दिन डाउट सेशन रहेगा आपका रीजनिंग का, तो उसका डाउट सेशन टाइम जो होगा 5 to 7 PM। मैनेज करना पड़ेगा आपको, डाउट है तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत परेशान हो गए हैं कि हर बच्चा जो उठा के काउंसलर को डाउट भेज देता है और एक्सपेक्ट करता है सर जो है फोन पे समझा दें, है ना, मतलब वो कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके समझा दिया जाए। वो बहुत टिपिकल वाला सिचुएशन है, वैसे पॉसिबल नहीं है। तो बेटर है कि आप हफ्ते भर जो भी आपके डाउट्स हैं आप भेज दो सर को, मैडम को भेज दो, तृप्ति मैम को भेज दो, ज्योति मैम को भेज दो, या सपना मैम को भेज दो। वो लोग जो है उठा के सारे डाउट जो है हमको दे देंगे, हम टीचर्स को दे देंगे, मैनेजमेंट टीचर को दे देगा, और टीचर पूरा सॉल्व करा देगा क्लास के अंदर। 5 to 7 PM मैथ्स का हो जाएगा डाउट सेशन आपका मंडे के दिन, और थर्सडे के दिन आपको डाउट सेशन 5 to 7 PM। 2 घंटे काफी है डाउट सेशन के लिए, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। जितने डाउट्स होते हैं आपके, सिली डाउट्स हैं, अच्छे डाउट हैं, बुरे डाउट हैं, आप 5 to 7 अटेंड करो, सारे डाउट क्लियर कर लो। ठीक है, चलेगा? टाइम टेबल ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अच्छा, वो भी चाहिए आपको? ठीक है, वो सेंड कर दूंगा मैं ये, लेकिन ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया ना? हाँ सर। हाँ है ना, इस टाइप से चलेगा। अब इंग्लिश में वो थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि मुझे इंग्लिश हो पा रहा है, मुझे इंग्लिश में लेक्चर और चाहिए, लेकिन मैं टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब लोग जॉब वाले भी हैं, 7-10 में ऑलरेडी क्लास फिक्स है, मैं कैसे लूँ एक बार में 2 लोग कैसे पढ़ा सकते हैं? तो इसमें सर रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं ना? रिकॉर्ड लेक्चर देख सकते हो, तो मैं पढ़ा दूं फिर में, चलेगा? सर लेकिन ऐसे डाउट पूछना हुआ वैसे हुआ तो कैसे, वो भी तो है। इंग्लिश में डाउट होता है क्या? होता ही काम। अरे नहीं सैटरडे को 2 बार लो ना इंग्लिश का। 2 बार कैसे लो बताओ? मॉर्निंग में लीजिए सर। तो मॉर्निंग में फिर वही है ना, आप लोग सैटरडे को तो जॉब पे जा रहे हो, ये नहीं सैटरडे के दिन छुट्टी मार ले। संडे भी चलेगा सर। सैटरडे को फिर क्या करता हूँ मैं इंग्लिश का सुबह 4 घंटा और शाम को 4 घंटा लेता हूँ, मस्त 8 घंटे तो मस्त बना दूंगा मैं। सुबह का 4 घंटे जो होगा वो ग्रामर पढ़ेंगे। सर वॉइस चला गया। म्यूट हो गए सर आप। सर कुछ नहीं दे रहे। हेलो सर। सर म्यूट हो गए। और 4 घंटे फिर मैं आपको क्या करूंगा, सिर्फ पेपर है तो पैराजंबल, आज पैराजंबल समझा आपको, जैसे 10-15 पैराजंबल ही करा दूंगा फिर मैं आपको, जैसे क्लोज टेस्ट कराना तो क्लोज टेस्ट ही 10-15 करा दूंगा, जैसे आज कराने वाला हूँ शाम को मैं। लेकिन 2 घंटा कम होता है क्लोज टेस्ट के लिए, 1 या 2 क्लोज टेस्ट ही खत्म हो जाएगा, 2 घंटा खत्म हो जाएगा। तो कंसेप्ट बताना है ना, पेपर सॉल्व नहीं कराना है, खाली सॉल्व करने में 2 मिनट काम होता है। समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर। तो संडे को नेक्स्ट सैटरडे को फ्री रहो, नेक्स्ट सैटरडे को मैं 4 घंटा सुबह क्लास लूंगा, 4 घंटे शाम क्लास लूंगा। क्लियर? डाउट किसी को? शाम को कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? शाम को आप लोग बताओ, अगर मैं आप चाहो तो जैसा वो 6 to 10 ले लूं, रात के 10 बजे तक खाना खाने का टाइम होता है। 6 to 10 लो या 5 to 9 लो? 5 to 9। हाँ, 5 to 9 सर। मैं खाने वाले चलो 5 to 9, असल जॉब वाले होते इसलिए मैं सोच रहा था 6 to 10। चलो एनीवे 5 to 9 ले लेंगे, तो किसी का छूट भी आएगा तो 7 to 9 भी अटेंड करेगा, तो उसे समझ में आएगा कि वही टॉपिक चल रहा होगा। थोड़ा बेसिक समझा दूं दोबारा 10 मिनट का, ठीक है? हाँ सर। तो 5 to 9 ले लूंगा मैं, 4 घंटा शाम को पेपर सॉल्विंग सेशन का जो पार्ट होता है वो ले लूंगा मैं, और सुबह जो होता है पूरा ग्रामर लूंगा 4 घंटे का। सुबह का टाइमिंग क्या रहेगा सर? सुबह का टाइमिंग रहेगा 7 to 11। आज 2 ही घंटा रहेगा ना? आज 2 ही घंटा रहेगा, थको मत। या फिर दूसरा तरीका है कि 7 to 11 की जगह मैं कर दूं 7 to 9 कर देता हूँ, आधे घंटे का गैप देता हूँ मैं, तो उसको अगेन 9:30 से स्टार्ट करते हैं, 9:30 to 11:30।
आधे घंटे में नाश्ता वास्ता कर लेना, फिर आपने तो बोलो सुबह 7 बजे बढ़ा दिया, नाश्ता भी नहीं करने दे रहे। नहीं तो 11:30 से 1:30 भी कर सकते सर, जैसे तो वो- रीजनिंग मैथ्स का होता है। हम फिर जाता है, देखो हम लोग क्लास में आके पढ़ा रहा हूँ मैं क्लास, ठीक है, अभी घर पे नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा ओके ओके सर ओके 7 to 10 ले लो ना, 6 से 10:30 को जा भी सकते। सुबह फिर ऐसा कर लेते हैं, मॉर्निंग सुबह 7 to 10:30 कर लेते हैं हाँ लगातार, सर, हाँ सर, टेंशन ही खत्म, ठीक है ना? वही सर। ठीक है, और जिनको डाउट होगा वो 10:30 to 11 डाउट पूछने अपना, तो 3.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। और इधर 10:30 to 11 जो भी आधा घंटा होगा डाउट पूछना, फिर आप आधा घंटा 1 घंटा जो भी डाउट होगा इंग्लिश से पूछना आप, ठीक है? ओके, चलो, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू।